बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। मैं हूं दीपांशु भंडारी और जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है भारतीय बाजार में। सुस्त शुरुआत हुई पर उसके बाद आई है रिकवरी और अब आप देख रहे हैं डेज हाई पर है बाजार और बढ़िया तेजी की तरफ क्लोजिंग में एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो आइए इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। आखिरी 1.5 घंटे के लिए आपको बताते हैं इस समय की सबसे बड़ी बातें। बढ़िया एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है। निचले स्तरों से आई है शानदार रिकवरी और अब देखिए 17,775 के पास आपको निफ्टी इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। बड़ा एक्शन बाजार में बनते हुए दिख रहा है। बैंक्स यहां पर भी निचले स्तरों से करीब 300 अंकों की तेजी आती हुई दिख रही है और 37,600 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जो लगातार लेवल्स आपको बता रहे हैं बाजार के, वो बाजार ने करे हैं रिस्पेक्ट। 5वें दिन तेजी के साथ ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी तेजी बन रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों ही इंडेक्सेस पर आपने देखा है एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स बनते हुए दिखे हैं। तेजी में सबसे आगे हैं एनर्जी शेयर्स, जैसे हम बात कर रहे थे ओएनजीसी की। यहां पर आप देख रहे हैं 2 साल की ज्यादा से ऊंचाई पर है एक्शन। कोल इंडिया 21 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। पीएसयू स्टॉक्स, इंफ्रा स्टॉक्स, ऑटो शेयर्स, यहां से आपको बड़े एक्शन बनते हुए दिख रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है रियल्टी फार्मा, पीएसयू बैंक्स और साथ ही एफएमसीजी पर। नजर रखिए ग्लोबल मार्केट्स पर भी, क्योंकि कल थी सुस्ती पर आज अच्छा एक्शन बन रहा है। डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक मजबूत हैं, वहीं यूरोप के बाजार भी आधा % ऊपर हैं। तो वहां से भी हमारे बाजारों को मिल रहा है पूरी तरह से सहारा। इस समय बाजार के एक्शन पर डालें नजर तो एक बार देखिए ओएनजीसी को। आखिरी बार कब आपने देखा था कि ओएनजीसी वायदा बाजार में 10% का सर्किट लगाते हुए दिखा, और आज वही दिन है। हम देख रहे हैं कि करीब जुलाई 2019 के बाद ओएनजीसी इन स्तरों पर आते हुए दिखा है। क्यों है इतनी बड़ी तेजी और क्या चल रहा है इस काउंटर में, थोड़ी देर में आपको इसके बारे में भी हम बताएंगे कि ओएनजीसी जिसका मार्केट कैप अब 2 लाख करोड़ के पार जाते हुए दिखा है, क्या चल रहा है इस स्टॉक में एक्शन। इसके अलावा देखिए कोल इंडिया को, जबरदस्त तेजी में रहा है, अभी भी अच्छा एक्शन दिख रहा है। टाटा पावर, अनिल जी ने बात करी थी कुछ दिन पहले, 140 के आसपास कहा था खरीदारी करके जाइए। ट्रेडिंग के लिए तो 150 के ऊपर के टारगेट्स ये थे, पर कहा था पोजिशनली नजर रखिए 200 पर जा रहा है। उससे पहले 175 की बात करी थी, आज 175 भी टाटा पावर ने क्रॉस कर दिया है। आज 175 भी टाटा पावर ने क्रॉस कर दिया है। आईआरसीटीसी 3-4 दिन हुआ कंसोलिडेट, उसके बाद आ रहा है जबरदस्त एक्शन इस काउंटर में। तो जितने स्टॉक्स हैं जो बाजार को पसंद आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों के एक्शन में, आज सारे के सारे उन्हीं स्टॉक्स पर आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक तेजी आपको जो दिखेगी, उसमें मार्केट फेवरेट स्टॉक्स जो रिसेंटली ट्रेडर्स रेडार पर आए हैं, इन्वेस्टर रेडार पर आए हैं, वो सबसे आगे आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज भी अगर आप देखें बैंक्स में थोड़ा मिला जुला रुझान है, पर इंडसइंड बैंक सुबह जो अपडेट आया था दमदार रहा, वहां पर तेजी बन रही है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ऑफकोर्स यहां पर अच्छी एक्शन बनते हुए दिखा है, जो सरकार राहत देने की तैयारी में है। तो ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया दिख रहा है। सुबह जो अनिल जी लेवल्स आपको बता रहे थे, बाजार ने रिस्पेक्ट करे हैं। अपसाइड पे आपको आती हुई दिख रही है। अब देखते हैं 17,800 के पार क्या निफ्टी जाने के लिए तैयार है। थोड़ी देर में हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे आपके साथ और उनसे जानेंगे उनकी स्टॉक्स पर दमदार स्ट्रैटेजी, बताएंगे कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी। पर आइए उससे पहले डाल लेते हैं नजर कुछ ऐसे अहम इवेंट्स जो आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स। मानसी, वरुण दोनों हैं हमारे साथ तैयार। मानसी गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर रखनी है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आज स्टार सीमेंट का बायबैक बंद होगा। बायबैक प्राइस जिसका 150 रुपये प्रति शेयर का है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक हो रही है। कोवैक्सीन को आज मंजूरी दे सकता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 4:45 बजे ये बैठक होगी जिस पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा कल 6 अक्टूबर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी ये बैठक। वहीं नज़ारा टेक्नोलॉजीज और साथ ही आइनॉक्स विंड दोनों पर नजर रखिए। दोनों कंपनियों की बोर्ड मीट्स होने जा रही है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज बोर्ड की बैठक में पूंजी जुटाने और ओपन प्ले टेक्नोलॉजीज को शेयर जारी करने पर विचार करेंगे। वहीं आइनॉक्स विंड फंड जुटाने को लेकर एक बोर्ड बैठक होगी। गुरुवार के दिन 7 अक्टूबर नई सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी होगी। इसके साथ ही एशियन ग्रेनाइटों पर नजर रखें। राइट्स इश्यू इसका बंद हो जाएगा। दाम 100 रुपये प्रति शेयर तय किए गए हैं। एंटाइटलमेंट रेशियो हर 29 शेयर पर 19 राइट्स इशू शेयर मिलेंगे। इसके यहाँ पर राइट्स इशू बंद होगा, जिसके चलते 7 अक्टूबर को ये फोकस में रहेगा। एफएल इंडिया लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है। स्प्लिट रेशियो 1:5 का रहेगा। वहीं गोकुलदास एक्सपोर्ट क्यूआईपी के चलते फोकस में रहेगा। क्यूआईपी के फाइनल प्राइस और साइज पर कंपनी का बोर्ड फैसला लेता हुआ दिखेगा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जो कि इन्विट है, इस पर फोकस रखिए। यूनिट होल्डर्स के लिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन निर्धारित करने पर एक बोर्ड बैठक होने जा रही है। फैसला आने पर 15 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट भी तय की जाएगी। तो ये तमाम ट्रिगर्स गुरुवार तक के लिए।
बिल्कुल, तो काफ़ी अहम ट्रिगर्स हैं। ऑफ कोर्स हफ्ते के एंड में आरबीआई की पॉलिसी भी आएगी, वहां पर भी बाजार की नज़र रहने वाली है। तो एक्शन पैक्ट कुछ दिन है, पर एक्शन पैक्ट आज ट्रेडिंग का दिन रहा है और कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर मूव भी दिखा रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में वरुण के साथ। बताएं वरुण, गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली गुड आफ्टरनून दीप। तो काफ़ी सारे टेलीकॉम रिलेटेड न्यूज़ आ जाइए, तो वहीं से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले भारतीय एयरटेल दिल्ली एनसीआर के बाहरी इलाकों में इन्होंने 5G का ट्रायल किया और ग्रामीण इलाकों में एरिक्सन के साथ मिलकर जो ट्रायल है वो इस कंपनी ने किया है। 5G स्मार्टफोन पर 100 Mbps के आसपास की स्पीड जो है वो इस कंपनी ने ली है और 5G फिक्स वायरलेस एक्सेस पर 200 Mbps के आसपास की स्पीड जो है वो हासिल हुई है इस कंपनी को। फिर से एक बार वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल फोकस में, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों को सरकार की तरफ से राहत मिल सकती है, ऐसी खबरें हैं। वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस जो है उसके मसले पर सरकार से राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो है वो दायर किया है। बकाये की रिकवरी के लिए डीओटी की कुछ समय की मांग की है। टाटा कम्युनिकेशन डीओटी ने आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस नियमों में बदलाव किया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लाइसेंस जो एग्रीमेंट है उसमें ये बदलाव किया गया है। इंटरनेट रेट पेनल्टी सहित कई मामले जो है उसमें बदलाव किया गया है। अब आते हैं टीवीएस मोटर्स और टाटा पावर पे। यहाँ पे टाटा पावर के साथ टीवीएस मोटर्स ने करार किया है। ईवी चार्जिंग सिस्टम के लिए करार जो है वो किया गया है। पावर लोकेशन के लिए सोलर एनर्जी की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। अगले कुछ महीनों में 25 शहरों में ई स्कूटर उपलब्ध कराएंगी ये कंपनी। वही कुछ अपडेट्स आए हैं Q2 के। जिंदल स्टील उत्पादन 5% बढ़ा है, बिक्री 32% बढ़ी है। इंडसइंड बैंक नेट एडवांसेस में 10% की बढ़ोतरी, डिपॉजिट्स में 21% की बढ़ोतरी, कासा रेशियो 42.1 पे है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिपॉजिट्स 20.8% बढ़े हैं। इसके अलावा कंपनी का कासा रेशियो जो है 50.86% के आसपास है। रिटेल फंड एसेट्स जो है उसमें 7% की बढ़ोतरी हुई है। एनएमडीसी प्राइसेस काटी है इस कंपनी ने। लंप और की कीमतें जो है उसमें 200 रुपये की कमी और फाइन और में 400 रुपये की कमी इस कंपनी ने की है। सोर्सेस की तरफ से खबर आ रही है कि ग्लैंड फार्मा यहाँ पे स्पुतनिक लाइट के लिए आरडीआईएफ के साथ करार बढ़ाएगी। कंपनी की स्पुतनिक लाइफ के एक्सपोर्ट्स की भी योजना है। वहीं इरकॉन इंटरनेशनल खबर यह आई है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 3,430 करोड़ के टेंडर जारी किए थे। इरकॉन ने जेवी ने रेल प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है। 4.5 साल के आसपास का ये ऑर्डर है, तो इसके चलते इरकॉन में भी काफ़ी एक्शन है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर ओपेल वॉक्सहेल फाइनेंस का स्पेन में करार किया इस कंपनी ने। फाइन वन प्रोडक्ट्स के लिए करार जो है वो इस कंपनी ने किया है। एलाइट डिजिटल 165 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओरियन प्रो सोल्यूशन 12 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एचडीएफसी बैंक इसके तरफ से अपडेट आया कि बैंक ने सस्ते कारोबारी लोन का ऑफर लाया है। यहाँ पे 50% कम प्रोसेसिंग फी पर कारोबारी जो लोन है वो दिए जाएंगे। बीएलएस इंटरनेशनल थाईलैंड एम्बेसी के साथ वीजा सर्विसेज के लिए इस कंपनी ने करार किया है। M&M XUV 700 के 2 वेरिएंट जो है इस कंपनी ने लॉन्च कर दिए। 19 लाख से प्राइस शुरू है। ब्लॉक डील्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1.12 करोड़ शेयर्स, भारतीय एयरटेल 39.7 लाख शेयर्स, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस 10 लाख शेयर और ग्रासिम में 23 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। 700 या 700? 700 बोल दीजिए, 700 बोल दीजिए, जो 700 नहीं है। 700 नहीं है कम से कम। चलिए ठीक है, बट दमदार एक्शन में है। और 700 की बात करें तो भारतीय एयरटेल पे रखिए नजर, क्योंकि इस काउंटर ने 700 के ऊपर क्रॉस किया है और होल्ड कर रहा है। साथ ही वोडाफोन आइडिया, बढ़िया खबर इस स्टॉक के लिए भी आपको आती हुई दिख रही है। तो टेलीकॉम स्टॉक्स में है तेजी, इनके बारे में करनी है चर्चा। ओएनजीसी ने वायदा कारोबार में 10% का सर्किट लगाया है, इस पर करनी है बात। आईआरसीटीसी पर आ रही है बड़ी मूव, इस पर भी करनी है हमारे एक्सपर्ट से बातचीत। आइए स्वागत करते हैं हमारे पूरे दमदार पैनल का। कुणाल जी, राकेश जी, साथ ही वागले साहब, सुमित जी, नितिन मुरारका साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर में विश्वेश जी और विकास सेठी साहब भी हमारे साथ होंगे तैयार। नितिन जी, एक मार्केट पर आपसे राय लेना चाहूंगा सर, क्योंकि बढ़िया रिकवरी आई है। आज सुबह हम थोड़ी सुस्ती बाजार में बनते हुए देख रहे थे, पर वहां से अच्छी रिकवरी आई है। अब लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के लिए, ये बताएं सर। देखिए, मार्केट में 3-4 फैक्टर्स हैं जिसको देख के लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, पॉजिटिव मूव होगा। एक तो सुबह खुलने के बाद जो भी सेलिंग थी वो सारी अब्जॉर्ब हुई और 17,700 पे बहुत तगड़ी पुट राइटिंग हुई है और 17,600 पे भी पुट राइटिंग हुई है। इसका मतलब है कि हम लोग 17,800 के लेवल को ब्रेक करने वाले हैं और मोस्ट लाइकली जो एक्सपायरी आने वाली है उसमें हम 17,900 की तरफ जाने वाले हैं। और दूसरा फैक्टर मुझे ये दिख रहा है कि जो टॉप निफ्टी के स्टॉक्स हैं जैसे TCS, इन्फोसिस, रिलायंस, इनमें आज देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट 4-4, 5-5% बढ़ रहा है
और ये बिल्कुल सपोर्ट पे स्टॉक खड़े हैं, यानी कि मूव हुए नहीं है और सपोर्ट पे ओआई का बढ़ना यानी कि एक्यूमुलेशन हो रही है, बाइंग हो रही है। यानी निफ्टी अभी उतनी नहीं बढ़ी है जितनी ये स्टॉक्स में बाइंग आने से नेक्स्ट 2-3 दिनों में बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा फैक्टर मुझे लग रहा है जो निफ्टी को 17,900 की तरफ लेके जाएगा। और तीसरा बैंक निफ्टी, जिसमें आज आप देख रहे हैं करीब 50-60 पॉइंट की बढ़त है, वहां से पार्टिसिपेशन आज क्लोजिंग में या कल हो सकता है कल के दिन में मिले, जो निफ्टी को ऊपर लेके जाना चाहिए। तो कंक्लूजन सारे डेटा को सम अप करके मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 17,900 की तरफ इस एक्सपायरी में जाएंगे। व्यू पॉजिटिव रख करके चलना चाहिए। 17,900 की तरफ बाजार बढ़ने के लिए है तैयार, तो यहां से 100-150 अंक की और तेजी आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी भी बड़े मूव के लिए तैयार है। आईटी स्टॉक्स का आ रहा है भरपूर पार्टिसिपेशन और बैंक्स पर भी सेकंड हाफ में अच्छी रिकवरी है। तो आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स भी लें एक्सपर्ट्स के साथ। पहला बिगुल क्लोजिंग शो का वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून दीपांशु, मेरा एक्चुअली कॉल था लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है। ये स्टॉक है SBI लाइफ, अभी 1268 1269 है। हमने हमारे क्लाइंट्स को 1263 में दिया है, मेरे को 1263-64 के आसपास लेना है। तो अगर 3-4 रुपए की करेक्शन आता है तो ही ले लीजिए। 1254 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 1289 का पहला टारगेट, 1304-1305 का दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए SBI लाइफ जिस पर आपको करके चलनी है खरीदारी। आज सुबह मुझे याद है ICICI प्रू पर भी हम थोड़ा मूवमेंट देख रहे थे, पर उस समय ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक्स पर एक्शन बन रहा था तो शायद मिस हो गया ICICI प्रू। बट अब नजर रखिए SBI लाइफ पर, क्योंकि वागले साहब को आ रहा है ये स्टॉक पसंद और फाइनेंशियल्स में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इंडसइंड बैंक सबसे आगे है ये काउंटर इस समय, और सुबह इसके अपडेट्स भी आए थे, उस समय ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, पर उसके बाद जो थोड़ी देर पहले एक्शन शुरू हुआ है, अब 1170 के लेवल्स इंडसइंड बैंक क्रॉस करते हुए दिख रहा है। नितिन जी, जरा इंडसइंड बैंक के चार्ट्स पर राय दें। बैंक्स में आज सबसे आगे है, क्या चल रहा है इसमें सर? इंडसइंड बैंक में चाल आज बनी है, बट डेटा कल इसके टर्न होने लगे थे और इसमें नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है वो 1200 से ऊपर के बन रहे हैं। कल डेटा में टर्निंग ये थी कि कल कॉल्स काफ़ी हद तक कट रही थी, कॉल अनवाइंडिंग्स हो रही थी, और आज सुबह भी वही सेम फॉर्मेशन था और इसमें एक नया ब्रेकआउट मिल गया है। तो यहाँ से टारगेट इसके 1220-1225 के बन रहे हैं, होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। और नया यहाँ पे बाइंग करते हैं तो 1140 का स्टॉप लॉस बनता है, और अगर आप होल्ड करते हैं तो 1140 का स्टॉप लॉस रखें, और 1220-1225 ये शॉर्ट टर्म में नेक्स्ट 2-3 दिनों में टारगेट बन सकते हैं। ओके, 1220-1225 के टारगेट्स आपको इंडसइंड बैंक पर आते हुए दिखेंगे। बढ़िया मूव आ रही है, इंडसइंड बैंक पर रखिए नजर, ये सबसे आगे आपको दिखेगा इस समय। पर एक स्टॉक जो आपको दमदार तेजी में आते हुए दिखा है ONGC, 160 का लेवल क्रॉस करा है। 10% का वायदा बाजार में सर्किट थोड़ी देर पहले लगा था। कुणाल जी, क्या करें अब ONGC के साथ? जब भी देखिए, जब ये इससे मूव आई है 120 के लेवल से, अब तो ये रुकने का नाम नहीं ले रही। अब क्या चलेगा ONGC में, और क्या आज की मूव खत्म हो चुकी है या फिर क्लोजिंग शो में थोड़ा और एक्शन बनेगा इस पर? देखिए, आज सवेरे जब चर्चा हो रही थी दीपांशु, मैंने कहा था कि 151 पर एक रिवाइज स्टॉप लॉस रख लें, और 158 अब आपके लिए पहला टारगेट होगा। तो उस टारगेट को भी स्टॉक ने पार किया, अब 161 के आसपास चल रहा है। मैं चार्ट पर अगला रेजिस्टेंस खोज रहा था, तो अगला रेजिस्टेंस मुझे अब 172 के आसपास 172 पर नजर आता है। तो मेरा मानना है कि अभी भी देखिए कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इत्मीनान रखें। जो ऑयल में ब्रेकआउट है मुझे लगता है और लंबा चलेगा, और इसके चलते आपको 172-73 के लेवल्स भी ONGC पर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेडर हैं, प्रॉफिट लें, बाहर आएं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रखने का मादा रखते हैं, होल्ड करें, मुझे लगता है 172 तक चला जाएगा। ओके, तो यह है आपके लिए ONGC पर बड़ी मूव। आज सुबह कुणाल जी भी बात कर रहे थे, बंसल जी ने भी कहा कि उन्हें भी पसंद है, और कच्चे तेल पर भी बंसल जी कह रहे हैं कि और बड़ा ब्रेकआउट आपको आते हुए दिख सकता है। तो बॉटम लाइन यही है, ऑयल एंड गैस सेक्टर से नजर नहीं हटानी है। ONGC, HPCL, IOC, गेल, IGL, MGL, गुजरात गैस 3% ऊपर, ये आज के बिग विनर्स हैं, और पिछले कुछ समय से जो एनर्जी शेयर्स में तेजी है उसका एक्शन यहां पर आपको बनते हुए दिख रहा है। कुछ और ऐसी स्टॉक्स पर करनी है बात, पर भारती एयरटेल अच्छा दिन इसके लिए भी है। आज इसके राइट्स एंटाइटलमेंट भी ट्रेड होना शुरू हो गए हैं, राइट्स इशू भी आज से खुला है, और स्टॉक भी 700 के ऊपर होल्ड कर रहा है। कुछ पॉजिटिव खबरें भी आती हुई दिखी हैं। बंसल जी, भारती एयरटेल क्या करना है सर? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, भारती का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। सुबह भी आपने मुझसे पूछा था, और टेक्निकली हम देखें तो स्टॉक 2 दिन के हाइस के ऊपर निकला है। तो जिन्होंने ले रखा है दीपांशु, 690 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, और 690 के स्टॉप लॉस के साथ एक फ्रेश
बाइंग कैंडिडेट भी है 712 713 के टारगेट के लिए। तो 712 713 के टारगेट के भारतीय एयरटेल यहां से फ्रेश बाइंग कैंडिडेट भी बनता है, टेक्निकली भी काउंटर पर आपको जोश बनते हुए दिख रहा है। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बन रहा है। आईटी स्टॉक्स में टेक महिंद्रा मेरे को यहाँ पे चार्ट्स पे भी अच्छा दिख रहा है। पिछले 3-4 दिनों के हाई ब्रेक हुए हैं, 1460 1408 के आसपास ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करें टेक महिंद्रा में, यहाँ से मेरे को लगता है ऊपर में एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। इसी हफ्ते में अगले 2 से 4 दिनों के अंदर 1440 से लेकर 1450 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 1370 1380 नीचे में सपोर्ट है, तो 1380 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के टेक महिंद्रा पे यहाँ पे खरीदारी करें। 1440 1450 ये लेवल्स ऊपर में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। 1420 वाला कॉल भी यहाँ पे लिया जा सकता है, जो कि 55-56 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाए नीचे में 42 रुपए का, ऊपर में टारगेट बनेगा 70 रुपए से लेके 80 रुपए तक का। टेक महिंद्रा का 1420 का कॉल ले सकते हैं या फिर स्पॉट में ले सकते हैं 1440 से 1450 के टारगेट्स के। बिल्कुल लेना है टेक महिंद्रा, ये आपके लिए एक क्लियर राय बनती हुई दिख रही है। और आईटी स्टॉक्स पर रखिए नजर। फ्राइडे को आने वाले हैं टीसीएस के नतीजे। आज रुपए पर भी हम देख रहे हैं काफी बड़ी कमजोरी आ रही है, 2.5 महीने के निचले स्तर पर है, तो आईटी पर मोमेंटम फ्रेश बनते हुए दिख रहा है। टीसीएस में अच्छा एक्शन है। टेक महिंद्रा ऑफ कोर्स सुमित जी जिसकी बात कर रहे हैं, इन्फोसिस पर थोड़ा मूव आपको आते हुए दिखाए, माइंट्री भी आप इसको मूव दिखा रहा है। तो आईटी स्टॉक्स और एचसीएल टेक्नोलॉजीज इस पर भी रखनी है नजर। अब अगली मूव जो है वो शायद आईटी लीड करते हुए दिख सकता है, इस स्पेस पर मोमेंटम बन रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिख रहा है, आईआरसीटीसी अब ट्रैक करना ही मुश्किल हो गया जिस तरह से इस पर तेजी आती रहती है। बंसल जी, खुले नीले आकाश में है आईआरसीटीसी, 4200 का लेवल आज छुआ है इस काउंटर ने। अब क्या है आईटीसी के लिए अगला इंपॉर्टेंट लेवल? देखिए दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है और कल मेरे को ध्यान है जब ये स्टॉक 3810 3820 के अराउंड था, तब अनिल जी ने बोला था कि 4000 के लेवल भी तोड़ेगा और उसके ऊपर निकल चुका है। तो दीपांशु, जिनके पास है होल्ड की राय है, यहाँ पर कोई नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है। अगर नियर बाई स्टॉप लॉस देखें तो 4011 का आता है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, तो जिनके पास है होल्ड करें। ओके, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस आएगा बट होल्ड करें। आईआरसीटीसी अब बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। एक और काउंटर जिसमें जबरदस्त एक्शन पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है, गुजरात एल्कलीज रुकने का नाम नहीं लेता है। 430 450 से ये काउंटर की मूव शुरू हुई थी और अब 800 के पार ये जाते हुए दिख रहा है। सुबह भी इसके बारे में बात हुई थी, पर सुमित जी अब फ्रेश व्यू तो दे जरा गुजरात एल्कलीज पर। 800 के पार आज ही 8% की तेजी और इस पर डिस्कशन हुआ था और 800 तक के लेवल कहे थे। अभी ये स्टॉक के अंदर तो और मूव देखने को मिलेगा। 800 के ऊपर आज का क्लोजिंग का मतलब हो गया आने वाले दिनों में 840 रुपए से लेके 860 रुपए तक का अपसाइड मूव गुजरात एल्कलीज के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बिंदास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करते चले। जब तक स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है तब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते चले। आपके लिए गुजरात एल्कलीज चलते रहिए, थोड़ा स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए, मौका जब भी दे रहा है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि ये एक स्टॉक है जो रुकने का नाम इस समय नहीं ले रहा है। आईटी की हमने बात करी, इसके साथ आप नजर रखिए सीमेंट स्पेस पर भी, क्योंकि यहां पर भी हम एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स पिछले 2-3 दिनों में अगर आप देखें तो मोमेंटम में आ रहे हैं। आज थोड़ी आपको सुस्त चाल दिखेगी, पर अल्ट्राटेक की सुबह बात हो रही थी, इंडिया सीमेंट में हमने एक्शन देखा है, जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट ये मूव दिखा रहे हैं और रैमको सीमेंट पर भी मूव आ रही थी। आज सुस्ती है, पर क्या चल रहा है स्पेस में जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताएं क्या चल रहा है सीमेंट स्टॉक्स में? बिल्कुल दीपांशु, आज सुस्ती है और आज की जो रिसर्च है वो भी कुछ ऐसी है, क्योंकि सितंबर चैनल चेक की हम बात कर रहे हैं। कई सारे ट्रिगर्स फैक्टर्स हैं जिसके चलते सितंबर में सीमेंट की कीमतें मांग में गिरावट देखने को मिली है। देश भर में सीमेंट की कीमतें 320 से 325 रुपए प्रति बोरी रही है। सितंबर के महीने में बिक्री में गिरावट देखने को मिली है। ट्रेड डिमांड का प्रदर्शन बिगड़ा है, लेकिन नॉन ट्रेड डिमांड की अगर बात करें वो फ्लैट रहती हुई दिखी है। ऑल इंडिया सीमेंट प्राइस की अगर मैं बात करूं 2.9% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है, जो कि 10 से 12 रुपए प्रति बोरी के दाम टूटते हुए हम देख रहे हैं। सीमेंट कंपनियों को अगली तिमाही में 10 से 30 रुपए प्रति बोरी कीमतें बढ़ने का अनुमान जरूर है, लेकिन डीलर चेक जब हमने किया तो डीलर्स का ये मानना है कि आगे भी जल्दी सीमेंट की कीमतों में तेजी नहीं देखी जाएगी। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का सीमेंट पर यह कहना है कि देश भर में मानसून के चलते मांग में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही पिछले दिनों पितृपक्ष श्राद्ध के चलते भी नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए नहीं, जिसके चलते सीमेंट की मांग जो है उसमें भारी गिरावट हमने देखी है। रीजन वाइज अगर ट्रेंड को समझेंगे, उत्तर भारत में
अगस्त से लेकर सितंबर तक कोई चेंजेस प्राइस में नहीं दिखे। दक्षिण भारत में नेगेटिव गई है 1.4%, प्राइस 370 से 365 रुपए प्रति बोरी हो चुकी है। पश्चिम भारत में भी नेगेटिव है, सिर्फ पूर्वी भारत में 286 से प्राइस जो है 290 पर, यानी कि 1.4% की बढ़त है। और मध्य भारत में भी कोई चेंज नहीं आता हुआ दिखा है। तो ऑल इंडिया प्राइसेस की अगर बात करें नेगेटिव 0.3% पर जाती हुई दिखी है। तो क्लियरली सितंबर के सीमेंट चैनल चेक की अगर बात करें, कीमतें और मांग दोनों में कमजोरी है। एक तो मानसून और साथ ही फिलहाल पितृपक्ष श्राद्ध के चलते भी जो डेवलपमेंट्स नहीं होते दिखे, उसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि सीमेंट स्पेस अब देख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए सीमेंट पर व्यू। नजर रखिए, थोड़ा एक्शन जितना होना चाहिए था उतना अब तक नहीं हुआ है, पर शायद आगे जाकर यहाँ पर मूव आती हुई दिखे या थोड़ा मोमेंटम बनते हुए दिखे। पर एक स्टॉक जिस पर अभी अभी एक मूव शुरू हुई है, और शुरुआत में ही वागले साहब से इसकी राय ले लेते हैं। वागले साहब, इंडिया बुल्स हाउसिंग अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है, क्या यहाँ पर कोई ट्रेडिंग का मौका बनते हुए दिख रहा है सर? पंचू, कल भी मुझे ये स्टॉक अच्छा लग रहा था, आज भी अच्छा लग रहा है। आज के दिन में ही ये मूव आएगी ये मैं कह नहीं सकता, बट 1 से 2 दिनों में 255 तक ये स्टॉक जाना चाहिए। 255 258 तक का इसका टारगेट होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 237 का होना चाहिए, टारगेट 255। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन में भी 3 दिन। ओके, 1 से 2 दिन में भी 3 दिन पर इंडिया बुल्स हाउसिंग इस पर मूव बनती हुई दिख रही है। एक स्टॉक जिस पर बड़ी मूव ऑलरेडी बनती हुई दिख रही है और आज सुबह हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी था, पीरामल एंटरप्राइजेस। वागले साहब ने भी यहाँ पर अपना व्यू दिया था, और साथ ही राकेश जी, कुणाल जी का चार्ट कॉर्नर भी था। कुणाल जी, पीरामल एंटरप्राइजेस 2900 के पार इस समय, तो जो सुबह आपने पहला टारगेट दिया था वो हिट हो गया। वागले साहब का जो पहला टारगेट था 2920 का, वो भी हिट हो गया। अब क्या करें अगर पोजिशन है, और अगर पोजीशन लेनी है तो क्या सलाह है कुणाल जी? देखिए, पैटर्न तो बड़ा ही जबरदस्त बना है दीपांशु, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। लेकिन जिन्होंने आज इंट्राडे के लिहाज से लिया है, सवेरे लिया था, अच्छा मुनाफा है, वो एक बार निकल आए। और जो लोग थोड़ा पोजिशनल बेसिस पर इसको रख पाएंगे उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ब्रेकआउट का जो स्तर है वो 5850 का है, 5850 का। 2850 के स्टॉप लॉस से बने रहें। और ऊपर जो है टारगेट स्टॉक के लिए, अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल का एक टारगेट निकालते हैं तो 2990 का टारगेट बनता है। तो मुझे लगता है अभी भी यहां पर काफी बड़ा रूम है, 70 रुपए की तेजी की गुंजाइश और दिख रही है, इसलिए बिल्कुल होल्ड करने की राय है। अगर आप डे ट्रेड के हिसाब से आपने इनिशिएट किया है यहाँ पर तो थोड़ा मुनाफा बुक कर सकते हैं, बट अदरवाइज मोमेंटम में आया है। 3000 जो अनिल जी ने बात करी थी थोड़े दिन पहले, उसके करीब जाते हुए दिख रहा है, और फिर 3500 के भी आपके पास पोजिशनल टारगेट्स हैं, तो जाने नहीं दीजिए हाथ से। पीरामल एंटरप्राइजेस, ये है आपके लिए राय हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। टोरेंट पावर, इस पर भी थोड़ी मूव आती हुई दिखी है। बाकी जब पावर स्टॉक्स मूव करते हैं तो उतनी अच्छी मूव नहीं आती है टोरेंट पावर में, और बाकी पावर स्टॉक्स के कंपैरिजन में भी उतनी बड़ी तेजी इस पर नहीं बनी है। बट सुमित जी, अगर चार्ट्स देखें और पावर का ये मोमेंटम बरकरार रहता है तो फिर टोरेंट पावर पर कैसा एक्शन बन सकता है सर? कोई भी दिक्कत नहीं है दीपांशु, टोरेंट पावर के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जो इमीडिएट हर्डल है वो 520 के आसपास है। जैसे ही 520 का लेवल टूटेगा और उसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो 540 से 550 रुपए तक का मूव टोरेंट पावर के अंदर फिर शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में अभी इमीडिएट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 500 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है, 499 500। तो ये स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी करें। 540 से 550 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में आने वाले दिनों में टोरेंट पावर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म में टोरेंट पावर पर भी आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है। बाकी पावर स्टॉक्स में तो ऑलरेडी एक तेजी का माहौल आ चुका है, और टाटा पावर बड़ी मूव आई है। 180 का लेवल अब टाटा पावर आपको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। नितिन जी, क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? 180 पर आप टाटा पावर पर क्या सजेशन देंगे सर? देखिए, चार्ट वाइज काफी स्ट्रांग है, रोल ओवर से ही स्ट्रांग है, बट इस लेवल पे फ्रेश बाइंग बाय ऑन डिप करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस जो बन रहा है वो करीब करीब 165 के स्टॉप लॉस बन रहे हैं। तो बाय पोजीशन अगर है तो होल्ड करना चाहिए। टारगेट आपके 195 से 200 बनते हैं, बट अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो थोड़ा नीचे अगर 170 के आसपास मिले तब लेना चाहिए। 165 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 165 का स्टॉप लॉस होगा, 170 के करीब खरीदारी करें। अब थोड़ा टाटा पावर पर नजर रखें। ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ गई है, तो शायद थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद आप फ्रेश एंट्री की राय ले सकते हैं, बट एक्शन टाटा पावर में भी भरपूर है।
एक्शन कुछ और कैश काउंटर्स में बनते हुए दिख रहा है। गुजरात बेस्ड स्टॉक्स पर रखिए नजर। GSPL पर अच्छी मूव आ रही थी। गुजरात गैस ऑब्वियसली फोकस में। गुजरात एल्कलीज पर हम अच्छी मूव देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, ये एक और काउंटर है जहां पर एक अच्छी मूव आ रही है और अभी अभी एक स्पाइक बनते हुए दिखा है। कुणाल जी जरा GSFC के चार्ट पर भी डालें नजर सर। अभी अभी एक स्पाइक आ रहा है, क्या चल रहा है इसमें? बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। मैं इस चार्ट को देख रहा था आज सवेरे भी, और जिस तरह का ब्रेकआउट इसमें कल देखने को मिला था और उसके बाद आज फिर से तेजी बनते हुए दिख रही है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक में काफी कुछ हो रहा है, किसी तरह का कोई ना कोई मोमेंटम बन रहा है। तो जिन्होंने खरीदा हुआ है बिल्कुल होल्ड करें, नई खरीदारी के लिए डिप का इंतजार करें। अगर आपने खरीदा हुआ है तो 140 का स्टॉप लॉस रख लें, और मुझे लगता है ये स्टॉक 150 के लेवल्स भी छू सकता है। तो अभी भी 7-8 रुपए की तेजी की गुंजाइश है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बट बने रही हैं इस काउंटर पर क्योंकि इस पर भी तेजी आपको आती हुई दिख रही है। एक स्पेस जहां पर हमारी लगातार नजर रही है और वो है रीओपनिंग प्लेस। PVR बढ़िया एक्शन में काउंटर पिछले कुछ समय से बना हुआ है और अब इसने एक इंटरेस्टिंग टाई अप भी किया है एक और स्टॉक के साथ या एक और कंपनी के साथ जो लिस्टिंग के बाद से लगभग रोजाना चर्चा में रहती है। क्या है खबर PVR के लिए और कौन सी है दूसरी कंपनी जिनके साथ रहा है इनका टाई अप, जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताएं। बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव जो है स्टांस लिया है PVR ने इस बारी। आप देखिए सिनेमा एग्जीबिशन स्पेस में है और मूवीज़ तो ये दिखाते ही हैं, पर इसके साथ साथ अब आपको ई स्पोर्ट्स जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो भी आती हुई नज़र आएगी। आपने देखा होगा कि पहले IPL जो है वो दिखाया जाता था, पर अब जो है ई स्पोर्ट्स के लिए, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए इन्होंने नॉटविन गेमिंग के साथ करार कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉटविन गेमिंग, जैसे कि दीपांशु बता रहे थे कि एक और लिस्टेड स्पेस में कंपनी है, उसका क्या कनेक्ट है? तो नॉटविन गेमिंग जो है वो नज़ारा टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी है। नज़ारा टेक्नोलॉजीज का करीबन 55% यहाँ पर हिस्सा है और स्पेसिफिकली अगर आप ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम देखेंगे तो ये देश में इस चीज़ को काफ़ी बड़ी जो है एक बूस्टअप आपको मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और PVR में स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं, जो शुरुआती इंट्रोडक्टरी टिकट प्राइस हो सकती है वो 100 से 200 रुपीज़ पर टिकट रह सकती है। और भारत में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया BGMI यानी कि जो PUBG का इंडियन वर्जन है उसके साथ इस चीज़ की शुरुआत की जाएगी और ई स्पोर्ट्स गेमिंग को अब बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। तो डेफिनेटली एक तो PVR और दूसरा नज़ारा टेक्नोलॉजीज, इन दोनों के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और अनलॉक अपॉर्चुनिटी भी है। तो अब थिएटर्स में आप लाइव गेम्स देख पाएंगे। 100% थिएटर्स में लाइव गेम्स देख पाएंगे और जो एज ब्रैकेट है यानी 15 से लेकर 20-22 की एज ब्रैकेट्स वाले जो लोग हैं वो पर्टिकुलरली PUBG में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। तो और अब ये जो लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी बड़े पर्दे पर, इसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। बिल्कुल, तो गेमर्स के लिए चांदी है और साथ ही PVR के लिए भी बड़ा एक टाई अप है। ये नजर रखिए इस काउंटर पर। एक बार जरा राय भी ले लेते हैं PVR के चार्ट पर। नितिन जी, कैसी लगती है PVR की चार्ट सर? देखिए PVR में लास्ट 2-3 दिनों से ही बाइंग आ रही है और लग रहा है कि PVR ऊपर करीब 1 सेकेंड जी या PVR में लास्ट 3 दिनों से बाइंग है और ये 1680 के ऊपर फिर से एक नया ब्रेकआउट होगा और मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट हो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से न्यूज़ फ्लो है 3-4 दिनों से जो OI बिल्डअप है, तो नेक्स्ट टारगेट 1720 से लेके 1740 के बन रहे हैं। स्टॉप लॉस 1640 जो आज का लो है वो स्टॉप लॉस रखना चाहिए और 1720-30 ऐसे टारगेट रखना चाहिए। ओके, तो 1700 के पार जाने के लिए तैयार है PVR और रीओपनिंग प्ले है। पर एक और इंटरेस्टिंग टाई अप है, अब थिएटर्स में आप वीडियो गेम्स के लाइव इवेंट्स भी देख पाएंगे। तो देखते हैं इसका आगे क्या इंपैक्ट होगा कंपनी पर। चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। दीपांशु, ब्रेकआउट स्टॉक है, स्टॉक का नाम है, स्टॉक का भाव है 252 रुपए, 252 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, जिसका सिंबल है ABFRL। ABFRL के अंदर ब्रेकआउट है, रिसेंट के स्विंग हाई ब्रेक हो चुके हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल में मेरे को लगता है कि स्टॉक यहां से बढ़िया ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 265 का पहला टारगेट होगा, 275 का दूसरा टारगेट होगा। 5-7 दिनों का व्यू लेके स्टॉक में खरीदारी करें। आज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जस्ट अभी स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से एक बढ़िया अच्छा ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 265 से लेके 275 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक का जो सपोर्ट है नीचे में 240-242 के आसपास है।
242 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें 265 से 275 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 265 275 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है, ये आपके लिए राय है। एबी फैशन। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर रखिए नजर, क्योंकि काफी सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स आपको एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। अरविंद फैशन में हमने अच्छी मूव देखी है, आई थिंक ऑलरेडी सर्किट पर भी वो काउंटर आ गया है। पेज इंडस्ट्रीज में अभी थोड़ी देर पहले खरीदारी आती हुई दिख रही थी, नजर रखिए उस काउंटर पर भी। ट्राइडेंट पर भी थोड़ा एक्शन बन रहा था, तो टेक्सटाइल स्टॉक्स में कुछ ना कुछ चल रहा है, इस स्पेस पर भी रखनी है नजर रखनी है। एक बेहतरीन कॉल आ रही है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बिल्कुल चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, जो चार्ट कॉर्नर पिक है ये मिक्स है, ओएनजीसी और भारती का मिक्स है। स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहां तेल भी है और टेलीकॉम भी है। स्टॉक नए लाइफ टाइम हाइस पर है और ये निफ्टी को अच्छा सपोर्ट भी दे सकता है और इसमें एक अच्छा उछाल की संभावना है। रिलायंस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिनमें एक साथ यहां पर खरीदारी के मौके बन रहे हैं, तो एक क्लियर बाय आता हुआ दिख रहा है। मैंने इसके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सारे चार्ट्स देखे, सब में एक समय पर बाय आ रहा है और जब कभी ऐसा होता है तो वो काफी दमदार बाय होता है। तो यहां पर रिलायंस पर हमारी खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस रखें 2550 रुपए पर, 2550 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 2685 का, 2685 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 2750। ओके, तो 2750 तक के फाइनल टारगेट के लिए खरीदारी करें। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2600 का लेवल अभी अभी क्रॉस करते हुए दिख रहा है, निफ्टी को दे रहा है दमदार सहारा ये काउंटर और अच्छी मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पार्टी में ज्वाइन करते हुए दिख रहा है। ऑयल एंड गैस और टेलीकॉम दोनों का फायदा इस काउंटर को होते हुए दिख रहा है। आइए विश्वेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वेश जी, गुड आफ्टरनून। बताएं जिस तरह का एक्शन बन रहा है इस समय ऑयल एंड गैस स्टॉक्स पर, स्पेशली ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स की तो हमने बात कर ली, पर गेल और गुजरात गैस ये दोनों भी बढ़िया मोमेंटम में आ रहे हैं, स्पेशली गुजरात गैस। क्या करना चाहिए सर इस स्टॉक के साथ? देखिए दीपांशु, मुझे ऐसा लग रहा है कि गेल इन पर्टिकुलर हमने डिस्कस किया था थोड़े दिनों पहले और जिस हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट है, मुझे लगता है 180 190 के टारगेट हमने उस वक्त किए थे। लेकिन जो स्टॉक इंटरेस्टिंग है वो है गुजरात गैस, और मेरे हिसाब से गुजरात गैस का जो स्ट्रक्चर है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक के अंदर में एक मूव आएगा, क्योंकि आप देखिए ये 780 से 600 तक करेक्ट हो चुका है और अब स्ट्रॉन्ग साइन दिखा रहा है। तो मुझे लगता है मल्टीपल सपोर्ट्स इन द रेंज ऑफ 610 है और 650 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो मुझे लगता है कंजर्वेटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 650 के लेवल, यहां से वंस द मूव स्टार्ट्स। गैस के लेवल्स गुजरात गैस पर आप आते हुए देख सकते हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर, जबरदस्त तेजी है जहां तक ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स पर है। बढ़िया तेजी है निफ्टी पर, अब 100 का लेवल क्रॉस, 100 पॉइंट्स गेन क्रॉस कर लिया है निफ्टी ने और 17800 के बेहद करीब आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर है बाजार इस समय निफ्टी, और जैसे हम बात कर रहे थे रिलायंस का पूरा सपोर्ट आते हुए दिख रहा है, तो और तेजी के लिए बाजार तैयार हो रहा है इस समय। तेजी में कुछ स्टॉक्स और जो पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं, इंडिया बुल्स हाउसिंग, नजर रखिए इस काउंटर पर, जो मैं बात कर रहा था 2.5% ऊपर है, तो एक मूव आते हुए दिख रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग में। आईटी स्टॉक्स मोमेंटम गेन करते हुए दिख रहे हैं, एनबीएफसीज पर भी मोमेंटम आ रहा है, नजर रखिए इन पर भी। मन्नापुरम फाइनेंस अभी थोड़ी सी खरीदारी इस पर आई है, पर टेक्सटाइल स्पेस जो हम बात कर रहे थे कि टेक्सटाइल स्टॉक्स में मूव आ रहा है, खबर भी आपके सामने आती हुई दिख रही है। कल कैबिनेट की बैठक है, हर वेडनेसडे को हम देखते हैं कैबिनेट की बैठक होती है और कल टेक्सटाइल पार्क्स को मंजूरी मिल सकती है। मित्र पार्क योजना को मंजूरी संभव है। मित्र पार्क योजना की अगर मैं बात करूं तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, तो एसेंशियली अपैरल से जुड़े टेक्सटाइल स्टॉक्स पर रखनी है नजर। अरविंद फैशन पर इसलिए हमने देखा 20% का सर्किट है। अरविंद लिमिटेड 7% ऊपर आपको आते हुए दिख रहा है। पेज इंडस्ट्रीज में खरीदारी है, लक्स इंडस्ट्रीज, डॉलर इंडस्ट्रीज यहां पर रखिए नजर। एबी फैशन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, वहां पर भी आपको बड़ी मूव आती हुई दिख रही है। तो टेक्सटाइल स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और इसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं। लगभग पूरे के पूरे टेक्सटाइल स्पेस में अच्छा एक्शन है। आज सुबह किरण जी भी अरविंद लिमिटेड पर खरीदारी की राय दे रहे थे। सुमित जी बताएं, अरविंद लिमिटेड क्या करना चाहिए सर इस चार्ट पर? 6-7% ऊपर इस समय होल्ड करके चलना चाहिए दीपांशु। अरविंद के अंदर ब्रेकआउट है, अरविंद 110 का लेवल जैसे निकलता है तो स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा, फिर ऊपर में 120 रुपए से लेके 125 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। लास्ट एक महीने में हमने कंसोलिडेशन देखा था, कल और आज ये 2 दिन की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म हुई है और आज 110 के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब 10 से 15 रुपए की तेजी जल्दी शॉर्ट टर्म में अरविंद के अंदर देखने को मिल सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें, अभी मूव आया है और मूव देखने को मिलेगा।
बिल्कुल, पोजीशन होल्ड करें। मूव आया है और मूव देखने को मिलेगा। सुबह का जो किरण जी का टारगेट था 110 का पहला टारगेट, वो हिट होते हुए दिख रहा है, पर जैसा सुमित जी भी अभी कह रहे हैं इसके पार जाने के लिए तैयार है। उससे पहले एक बार जरा निफ्टी को पुल अप करिए। बड़ी तेजी 17,800 का लेवल भी अब निफ्टी ने क्रॉस कर लिया, जो हम बात कर ही रहे थे कि क्रॉस करने के लिए तैयार है। 17,800 डेज हाई पर बाजार आते हुए दिख रहा है। तो आज सुबह जो पैनिक फॉल हुई थी कल अमेरिकन मार्केट्स में, और सुबह आप देख भी रहे थे इनिशियली एसजीएक्स निफ्टी 150 पॉइंट्स नीचे था, थोड़ी सुस्त शुरुआत जरूर हुई, पर वहां से बाजार में एक्शन आया है और स्पेशली सेकंड हाफ काफी एक्टिव आपको बाजार दिखे। अनिल जी भी आपको यही कह रहे थे, घबराना नहीं है, निचले स्तरों पर अगर मिले तो खरीदारी का मौका है, और बिल्कुल वैसा ही आज का बाजार का एक्शन बनते हुए दिखा है। आई सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स ले। उससे पहले सेठी साहब, ये जो टेक्सटाइल स्पेस के लिए अभी अभी खबर आती हुई दिख रही है सर, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की मंजूरी कल कैबिनेट दे सकता है, कैसे देखें इसे सर? दीपांशु, बिल्कुल ये सेक्टर पूरा फोकस में है। ये जो खबर आज आ रही है वो भी डेफिनेटली बड़ी पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। और वैसे भी इस सेक्टर को मैंने कई बार इसमें से कई स्टॉक्स रिकमेंड करे हैं, जैसे सरकार का फोकस रहा है, पीएलआई स्कीम दी है पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को। और दूसरा जो एक फंडामेंटल कारण ये भी है कि दुनिया भर के जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो सब आजकल चाइना +1 की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हुए भारत की ओर देख रहे हैं, तो उसका भी फायदा सभी टेक्सटाइल स्टॉक्स को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल डेफिनेटली है बिग पॉजिटिव, और ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, और तेजी की उम्मीद है। और यहां से कई सारे स्टॉक्स मैंने पहले सुझाए हुए हैं और सब में कमाल की तेजी हुई है। बिल्कुल, तो टेक्सटाइल स्टॉक्स पर रखनी है नजर, एक एक करके सारे के सारे आपको बड़ी मूव दिखा रहे हैं। पर समय है दोपहर के 2:30 बजे और समय है सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सेठी साहब, आज दोनों कैश स्टॉक, एक कैश एक एफएनओ, क्या रहा है सर? बिल्कुल दीपांशु, दोनों कैश के स्टॉक्स है, लेकिन वो स्टॉक्स देने के पहले एक बार कल वाले स्टॉक्स पे नजर डालना जरूरी है। कल मैंने दोपहर के 2:30 बजे वैलिएंट ऑर्गेनिक्स नाम का एक स्टॉक दिया था 1425 के लेवल पे। अभी भाव देखिए दीपांशु, मेरा 1500 का टारगेट था, वो भी बड़ा टारगेट था 1425 पे रिकमेंड करके। अभी 1610 का प्राइस चल रहा है, आज 150 रुपए ऊपर है वो स्टॉक। तो कमाल की तेजी हो रही है, और जितने भी ये केमिकल्स वाले, स्पेशलिटी केमिकल्स वाले स्टॉक है, धुआंधार तेजी देख रहे हैं, और उसका ये परिणाम है एक्चुअली। और दीपांशु, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है वो एक पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक है। कंपनी का नाम है अपार इंडस्ट्रीज, जो कि अभी 660 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। एक भारत की एक लीडिंग कंपनी है जो कि पावर कंडक्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, स्पेशलिटी ऑयल्स और पावर और टेलीकॉम केबल्स बनाती है। मार्की क्लाइंटेल है इसके और डिफरेंट सेक्टर से, जैसे एलएनटी है, कल्पतरू पावर है, रिलायंस है, बीएसएनएल है, इनके लिए काम करती है। 450 डिस्ट्रीब्यूटर्स है थ्रू आउट द कंट्री, और 100 देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। तो एक सॉलिड कंपनी है, और पावर सेक्टर तो बिल्कुल फोकस में है, और फंडामेंटल्स भी बहुत ही अच्छे हैं। जून क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो 62 करोड़ का पैट था, जो कि पिछले साल 23 करोड़ का नुकसान था। और इस साल भी अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 47 करोड़ के पैट के सामने 62 करोड़ का पैट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 21%, डेट इक्विटी रेशियो नेग्लिजिबल 0.15, और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 60% की हिस्सेदारी है। बाकी एफआईआईज डीआईज भी इसमें अराउंड 24% ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, एलएनटी है और निपॉन है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही दमदार स्टॉक है, मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदें। और मेरा इसमें टारगेट रहेगा 710 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट, और स्टॉप लॉस रखना 645 रुपए का। ओके, तो 710 के टारगेट के लिए खरीदारी करें। ये है आपके लिए राय अपार इंडस्ट्रीज पर। 645 का रखना है आपको स्टॉप लॉस। सेठी साहब की तरफ से पहली पिक, तो नजर रखिए, ये है आपके लिए अपार इंडस्ट्रीज। दूसरी पिक बताएं सेठी साहब। दीपांशु, जो आज की दूसरी पिक है वापिस वही केमिकल वाला सेक्टर है। क्लेरेंट केमिकल्स मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, अभी ये 597 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एनएसई में। एक ये भी कंपनी जो केमिकल्स बनाती है, उसके द्वारा ये एग्रीकल्चर, एनिमल फीड, फिर ऑटो, ट्रांसपोर्ट, कोटिंग्स, पेंट्स और होम केयर, इन सब सेक्टर्स को कैटर करती है। और हमने देखा है आजकल केमिकल कंपनीज बहुत ही ज्यादा फोकस में है, और जिसका कारण है कि जो चाइना में जो प्लांट शटडाउन हुए हैं, भले वो पोल्यूशन कंसर्न्स की वजह से, पावर शॉर्टेज, कोल शॉर्टेज की वजह से, तो एक दुनिया भर में केमिकल्स के प्राइसेस में अफलातून तेजी हुई है, और उसका एक नतीजा जितने भी केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिल रहा है। और ये एक फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है। वैल्यूएशन देखेंगे तो अराउंड 6-7 के मल्टीपल पे ये स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि इसके पीयर्स अराउंड
30-31 के मल्टीपल पे है। पिछले साल कंपनी ने 205 रुपए का डिविडेंड दिया, जिसमें स्पेशल डिविडेंड था 140 रुपए का। जून क्वार्टर के नतीजे दमदार थे, 14 करोड़ का पैट, जो कि पिछले साल 3 करोड़ का पैट था। और बाकी अच्छे रिटर्न रेशियोज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 53%, जीरो डेट कंपनी, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर तो बिल्कुल जबरदस्त था। 116% की कैगर से पैट में ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और करंट लेवल्स पे खरीदने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 645 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 580 रुपए। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए क्लैरियंट केमिकल्स। पहले भी सेठी साहब के रेडार पर यह काउंटर आ चुका है और लगातार बढ़िया एक्शन में केमिकल्स से जुड़े स्टॉक्स हैं ही। तो 645 के टारगेट के लिए क्लैरियंट केमिकल्स पर करके चलें खरीदारी, ये है आपके लिए राय इस समय। अपार इंडस्ट्रीज, क्लैरियंट केमिकल्स, दो बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से। एक और केमिकल स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस, और ये हमारी SIP स्टॉक की लिस्ट में भी था। कुछ दिन पहले हमने आपको इस कंपनी के बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी थी। DCW, जरा इस स्टॉक को पुलअप करिए। जबरदस्त तेजी में आज दिख रहा है, करीब 15-16% ऊपर दिखेगा। और थोड़ा अगर लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाएंगे, एक महीने का चार्ट अगर आप DCW का दिखाएंगे, तो यहां पर भी आपको एक बहुत बड़ी मूव आती हुई दिखेगी। कुछ समय पहले अप्रैल में ये हमारा SIP स्टॉक भी था, 30 रुपए के लेवल पर रेकमेंड किया गया था। तो वहां से आप देख रहे हैं डबल हो गया है। करीब 5-5.5 महीने में स्टॉक आपको डबल होते हुए दिखा है। और पिछले एक महीने की भी चाल देखें काउंटर की, तो बड़ी मूव इस पर आती हुई दिख रही है। DCW, सुमित जी बताएं, जबरदस्त एक्शन, आज भी 15% ऊपर, क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? देखने को मिला दीपांशु, क्लास मूव देखने को मिला है। 5 दिन हुआ नहीं है स्टॉक को, 40 से 42 रुपए वाला स्टॉक 60 से 62 रुपए के आसपास आ चुका है। ऐसा मूव रोज रोज नहीं मिलता है, महीनों में एक बार मिलता है और कुछ कुछ स्टॉक्स में मिलता है, वो DCW ने दिया है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, पोजीशंस को होल्ड करें। स्टॉक के अंदर जिस तरह का कैंडल फॉर्म होते जा रहा है, रोज रोज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है स्टॉक और ऊपर का मूव दिखा सकता है। लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का लगाना बहुत जरूरी है। 60 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो स्टॉक के अंदर 70 से 75 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में DCW में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस होल्ड करें। ओके, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशन होल्ड करें। वरुण, आपकी भी लिस्ट में ये रहा है, ट्रेडर्स डायरी में स्टॉक बताया गया था। 23 तारीख को ये स्टॉक बताया गया था, 23 सितंबर को। तब ये स्टॉक 39.40 के आसपास ट्रेड करता था, यानी कि वहां से 50% 50% के आसपास की तेजी, 20 रुपए की तेजी आ चुकी है इस काउंटर में। जबरदस्त एक्शन है। सिटी साहब, DCW, आई थिंक कॉस्टिक सोडा ऐश, इन सब स्पेसेस में भी इसका काफी बड़ा रोल है सर। कैसे देखते हैं DCW को सर? हाँ बिल्कुल दीपांशु, आपने सही बताया। ये जो स्टॉक में एक धुआंधार तेजी हो रही है, इसका कारण भी यही है कि कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश, ये दोनों में बहुत ही प्राइसेस में जबरदस्त उछाल हुआ। और हम पिछले 2-3 दिनों से डिस्कस भी कर रहे हैं। गुजरात एल्कली की भी चर्चा हुई थी। फिर एक शुगर स्टॉक आंध्रा शुगर को भी मैंने हाल ही में रिकमेंड किया, जिसमें कॉस्टिक सोडा का बड़ा पोर्शन है। तो मुझे लगता है DCW में भी एक दमदार तेजी बनी भी है और आगे भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए, जिस तरह से कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश के प्राइसेस में बढ़त आई है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और जिन्होंने आपके बताने पे निचले लेवल्स पे लिया हुआ है, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए उनको। बिल्कुल, तो अगर आपने निचले लेवल पे लिया है, SIP स्टॉक में देखा था तो 30 रुपए का, आज 60 रुपए हो गया, स्टॉक डबल। बट जैसा सेठी साहब कह रहे हैं, अभी भी अच्छा समय है और यहां से भी और अच्छी तेजी ये दिखा सकता है। कुछ दिन पहले सिमी की तरफ से भी इस पर खरीदारी की राय आई थी। 50 रुपए पर सिमी ने भी खरीदने को कहा था, वहां से भी बढ़िया एक्शन आ गया है। तो हमने सोचा कि सिमी से ही दोबारा बात कर ली जाए और जाने अब कि DCW पर वो क्या कह रही हैं, और साथ ही कुछ बेहतरीन कॉल्स भी सिमी की तरफ से, बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले तो मैं BTST कॉल एक देना चाहूंगी, उसके बाद मैं DCW के बारे में कुछ बताऊंगी। ABFRL, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, जिसमें एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है दीपांशु, 251 के ऊपर इसमें एक 52 वीक हाई बना है। और अभी ये जहाँ पे जाएगा 51 के ऊपर, इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो 285 का होता है। ये 2020 का हाई है, तो वो 2020 का हाई टेस्ट करने के लिए 285 तक जाएगा। पहला टारगेट होगा 270 और दूसरा होगा 285। ये दो टारगेट्स के लिए ABFRL को खरीदने का सलाह होगा। 250 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। ये ABFRL में अभी का मेरा BTST कॉल रहा। और रहा सवाल DCW के, तो मैंने भी रिसेंटली दिया था, उससे पहले भी मैंने कई महीनों से मैं ये स्टॉक SIP में भी दे दिया था। SIP स्टॉक में 40-42 के आसपास ही दिया था और अभी जो मेरा सब टारगेट हासिल हो चुका है, अभी मैंने टारगेट्स को बढ़ा भी दिया है।
अभी कुछ मतलब घंटे पहले मैंने 1 PM का जो शो था उसमें मानसी के साथ मैंने TCW को वापस से मैंने रेकमेंड किया था, 57 के आसपास का भाव था। वहां से भी मैंने कहा कि इसमें खरीदारी अभी भी मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मिनिमम टारगेट 67 से 70 के लिए ये स्टॉक अभी रेडी हो रहा है। तो 57 के आसपास भी मुझे इतना ही स्ट्रांग लग रहा था जो अभी लग रहा है। अभी 61 के आसपास है। दीपांशु, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि 67 से 70 का टारगेट बहुत ही जल्दी आने वाला है। 7 से 70 के टारगेट के लिए नजर रखिए। DCW सीरीज आपको भी पसंद आ रहा है, हमारी SIP स्टॉक भी रही है, एक्सक्लूसिव रिसर्च में भी आपको बताया था, वरुण ने अपनी इन्वेस्टमेंट पिक के बारे में बताया है, तो भरपूर कॉन्फिडेंस है और स्टॉक भी उस कॉन्फिडेंस पर देखिए बढ़िया एक्शन दिखा रहा है। पर आइए, सेठी साहब 2 बेहतरीन पिक्स तो दे चुके हैं, पर और बढ़िया पिक्स उनकी तरफ से आ रही हैं। एक और बिगुल सेठी साहब के शॉर्ट टर्म पिक्स सदाबहार सेठी साहब के लिए। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, अभी जो पिक देना चाह रहा हूं वो F&O सेगमेंट से है और आज खरीदारी करने की सलाह है इन्फोसिस के ऊपर। अक्टूबर फ्यूचर्स अभी 1681-82 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। एक तो देखिए, अपने ऊपरी स्तर से 1788 के इसने हाइज लगाए थे रिसेंटली, वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन हो गया और उस करेक्शन का कारण जो हम यूएस में नैस्डैक में जो कमजोरी देख रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से पूरा सेक्टर ही वीक था। बट अब हम रिजल्ट सीजन की ओर जा रहे हैं। 8 तारीख को यानी कि शुक्रवार को TCS के नतीजे आएंगे और जिस तरह के नतीजे हमने एक्सेंचर के देखे इस क्वार्टर में, मुझे कोई डाउट नहीं है कि इन्फोसिस, TCS सबके नतीजे बहुत ही दमदार होंगे और ये एक बहुत ही सही समय है इन्फोसिस को करंट लेवल्स पे खरीदने का। और मुझे लगता है इस स्टॉक को यहां से लेके अगर आप 5-7 दिन का समय देंगे तो वापस से नए हाइज इस स्टॉक में आने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन इन्फोसिस और मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट समझ लीजिए 1750 का टारगेट। 1750 के टारगेट के लिए इन्फोसिस पर रखनी है नजर। TCS के नतीजे आने वाले हैं फ्राइडे को और IT पैक जो हम शो की शुरुआत में भी कह रहे थे, अब मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, यहां से और तेजी पकड़ेगा। सेठी साहब, स्टॉप लॉस इन्फोसिस के लिए सर? स्टॉप लॉस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए रखना है 1660 का। फॉर्मेलिटी के लिए सही, पर 1660 का स्टॉप लॉस जरूर रखें। पर इन्फोसिस मोमेंटम में आ रहा है, पूरा IT पैक एक्शन में आ रहा है और इसलिए आप निफ्टी पर फ्रेश मूव देख रहे हैं। अब 17820 पर निफ्टी आते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर इस समय है काउंटर। चलते हैं विश्वेश जी के पास, बिगुल विश्वेश के विशेष। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सर। दीपांशु, मुझे लगता है थोड़ी सी कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया बिगुल का, लेकिन क्योंकि अब बिगुल बच चुका है तो मैं एक व्यू शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि बहुत क्रिटिकल लेवल के ऊपर टिक रहा है। 37,500 के कॉल में ऑलमोस्ट 18 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और आज अगर आप डेटा ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझेगा कि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग हुई है, मुझे लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 38,000 ऑड लेवल। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप ओवरऑल आज देखोगे तो 51 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट साइड हुआ है वर्सेस कॉल 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट साइड हुआ है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 38,000। तो यहाँ पे आप स्प्रेड कर सकते हो। 37,800 का कॉल 230 में खरीद के उसके सामने 38,200 का कॉल बेचिए जो 85 के आसपास जा रहा है। तो राउंड अबाउट जो आपका स्प्रेड है वो 150 रुपए के आसपास का पड़ेगा। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की तेजी आएगी तो आप इसको प्रॉफिट पे बुक कर पाओगे। ओके, तो बैंक निफ्टी पर एक स्प्रेड बना रहे हैं विश्वेश जी इस समय। विश्वेश जी, एक बार लेवल्स फिर से बताएं सर बैंक निफ्टी स्प्रेड का। देखिए, बैंक निफ्टी अभी जो स्पॉट पे है, मेरे सामने जो लेवल है 37,756 स्पॉट का लेवल है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो स्प्रेड करना है वो आपको बेसिकली 37,800 का कॉल जो है वो 230-240 की रेंज में मिल रहा है और 38,200 का 85 के आसपास मिल रहा है। तो जो आपका नेट स्प्रेड है 230 माइनस अगर आप 85 करोगे तो 145-150 मेरे हिसाब से 120 से 160 की रेंज में स्प्रेड को किया जा सकता है। कंजर्वेटिव स्प्रेड है, लेकिन मुझे लगता है अगर 38 जाएगा तो ये डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेड साबित हो सकता है। तो 37,800 का कॉल एक लॉट खरीदना है और 38,200 का कॉल एक लॉट बेचना है। 1 स्प्रेड है। 37,800 का एक कॉल खरीदें और 38,200 का एक कॉल बेचें। यह है आपके लिए विश्वेश जी की तरफ से राय। बैंक्स तेजी में आते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं वागले साहब को क्या है पसंद। बिगुल उनके लिए वागले का वंडर।
बताएं सर। दीपांशु, मेरे भी रडार पर आईटी स्टॉक है HCL टेक। 1300 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसने निकाला है, अभी 1309 1308 का भाव है। यहाँ पर बाय करें 1335 के टारगेट के लिए। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1298, तो एक 12 रुपए की रिस्क होगी। एंड 1340 1345 तक भी ये स्टॉक कल के दिन में जा सकता है। ओके, 1340 1345 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है। ये आपके लिए HCL टेक्नोलॉजीज है। एक और आईटी काउंटर जो फोकस में आ रहा है, तो अब आईटी की तरफ आपको रखनी है नज़र रखनी है। जो काउंटर्स ऑलरेडी एक बड़ी तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, ऑयल एंड गैस स्पेस में आप ऑलरेडी बड़ी मूव आते हुए देख सकते हैं, तो वहां पर रखिए नज़र। थोड़ी देर में वरुण के साथ जानेंगे कि क्या है यहाँ का ट्रेंड। आज रियल एस्टेट पैक ये थोड़ा सुस्त बनते हुए दिख रहा है, पर जो ट्रेंड रहा है खरीदारी का घरों की, वो काफी दमदार रहा है। और देश के बड़े शहरों में किस तरह की खरीदारी रही है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है मार्केट को तरफ से, आइए जानते हैं इसके बारे में मानसी के साथ। मानसी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, जनवरी से लेकर सितंबर के बीच घरों की बिक्री का ट्रेंड जो है काफी मजबूत दिख रहा है। यहाँ पर देश के 7 बड़े शहरों की हम बात कर रहे हैं और जनवरी से सितंबर के बीच ही बिक्री में 47% की बढ़त देखने को मिली है, जो कि रिपोर्ट में बताया गया है। सालाना आधार पर ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं। 2021 के पहले 3 तिमाही पर कोरोना की दूसरी लहर का असर जो दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है, एक बड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। महीने दर महीने अगर बिक्री की बात करें, वहां पर 65% की बढ़त देखने को मिली है। सितंबर 2021 में कुल 32,300 से भी ज्यादा रेजिडेंशियल यूनिट्स बिकते हुए दिखे। सेल्स वॉल्यूम प्री कोविड स्तर से 18% के पार निकलती हुई दिख चुकी है। सिटी वाइज सेल्स ट्रेंड को अगर समझने की कोशिश करेंगे, पिछली 5 तिमाही से मुंबई में सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिली है। 2021 की पहली छमाही की बिक्री में मुंबई का 26% योगदान रहा। वहीं दिल्ली, NCR, पुणे और हैदराबाद में कुल मिलाकर 45% तक की बिक्री देखने को मिली है। नए लॉन्चेस की अगर मैं बात करूं, वहां पर हैदराबाद सबसे आगे है। देश भर के नए लॉन्चेस में हैदराबाद मार्केट ने 28% का कंट्रीब्यूशन दिखाया है। तेजी के वैसे तो कई सारे कारण आए दिन हम देखते हैं, लेकिन जो मेजर रीजंस हैं, एक तो कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव में हम देख रहे हैं तेजी है, डेवलपर्स पुराना कंस्ट्रक्शन बिकने के बाद ही नए लॉन्चेस आगे लाने में के हक में है और डेवलपर्स का ऑन टाइम डिलीवरी पर भी फोकस है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि सेक्टर को प्रॉमिसिंग भी बना रहा है। और स्टैंप ड्यूटी में कटौती के जो नियम है वो भी कम या ख़त्म होने के बाद घर खरीदार का भरोसा अब भी घर खरीदने पर और रुझान घर खरीदने पर है। बिल्कुल, तो घर खरीदारों का रुझान टोटली घर खरीदने पर है। बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। आज थोड़ी सुस्ती इस पूरे पैक में है, थोड़ा रोटेशन चल रहा है, बट रियल एस्टेट ये बिग विनर रहा है जहां पर बाजार के एक्शन का सवाल है। पर आज के फोकस वाला स्पेस है पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस सेक्टर, या आप कह सकते हैं एक तरह से पूरा का पूरा एनर्जी रिलेटेड प्ले। और पिछले कुछ दिनों से दमदार तेजी है। फाइनली ONGC ने कुछ बड़े लेवल्स कई समय बाद क्रॉस करे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ, क्या हुआ है ONGC में फाइनली वरुण? डेफिनेटली डीप फाइनली 2 साल की ऊंचाई पे और 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप इसने क्रॉस कर लिया। आखिरी बार हुआ ही नहीं है। हाँ, 2 साल पहले था ना, 2 साल पहले। हाँ, उसके बाद अब जाके क्रॉस किया। कुछ समय पहले तो 1 लाख करोड़ के आसपास ट्रेड करता था। ये हालत थी, मुझे याद है 100 रुपए के आसपास स्टॉक ट्रेड करता था, तब भी लोग इसको हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड को लेके कंसर्न्स थे। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा मिसमैच जो है वो साफ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, कच्चे तेल में डिमांड जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है। इसके अलावा जो सर्दियां पड़ने वाली है खासकर यूरोप और एशिया में, उसके चलते कहा जा रहा है कि आगे चल के शायद हो सकता है कि कच्चे तेल की काफ़ी हद तक किल्लत पड़े, इतनी सर्दी पड़ेगी और उसके चलते कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो कच्चे तेल की बढ़ने वाली है। इसके लिए जो कंज्यूमर्स है वो लगातार कच्चे तेल को खरीद रहे हैं। लेकिन इसी के चलते ओपेक प्लस की एक बैठक थी। उस बैठक में यह डिसाइड होने वाला था कि क्या कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन ओपेक प्लस ने कहा कि नहीं, फिलहाल हमने जो टाइमलाइन दी है हम उसके अनुसार ही चलेंगे और कोई अतिरिक्त बढ़ोतरी जो है वो कच्चे तेल के प्रोडक्शन में हम नहीं करने वाले हैं। अब ओपेक प्लस को ये दिक्कत है, उनको ये चिंता है कि अगर कोई और एक वेव आ गई कोविड की, तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसको लेके कंसर्न्स उठ जाएंगे और फिर से ओवर सप्लाई हो जाएगी। इसके लिए वो प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन जो खपत कर रहे हैं वो तो इसके चलते खपत कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में शायद आपको ज़्यादा सर्दी देखने मिलेगी और खपत ज़्यादा होगी। तो इस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में जो मिस या फिर डिसकनेक्ट हुआ है, उसके चलते कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि कच्चे तेल के दाम जो है वो 3 साल के ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। और इनफैक्ट नेचुरल गैस के दाम अगर आप देखेंगे
तो वो तो करीब 13 साल के आसपास की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं। इसी साल अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल में करीब 58-59% के आसपास का उछाल आया है, नेचुरल गैस में करीब 130% के आसपास का उछाल आया है और ब्रोकरेज हाउसेस भी अपने जो प्राइस टारगेट है इन पे बढ़ाए जा रहे हैं। पहले जो 80 रुपए के आसपास का टारगेट था वो अब 90 रुपए का हो गया, गोल्डमैन का $90 माफ कीजिएगा, और हो सकता है कि जिस तरह से कच्चे तेल में तेजी चल रही है $90 के भी पार चला जाए। वैसे भी बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का तो $100 के आसपास का टारगेट है। और देखिए ओएनजीसी को दुगना फायदा हो रहा है, एक तो ऑयल चल रहा है और गैस भी चल रहा है। और आपने देखा हाल फिलहाल में भारत में जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस की कीमतें थी उसमें बढ़ोतरी की गई है, उसका फायदा कंपनी को करीब 14 से 15% के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स में होगा। और ये जो ऑयल की कीमतें बढ़ी है, अगर $10 ऑयल की कीमतें बढ़ती है तो ओएनजीसी को करीब 19% के आसपास के अर्निंग्स में फायदा होता है। तो आप टोटल लगा लीजिए 15 और 19.5 35% के आसपास का फायदा जो है वो फिलहाल की स्थिति में ओएनजीसी को हो सकता है। और यही कारण है कि ओएनजीसी में आप इस तरह की तेजी देख रहे हैं, गेल में भी आप तेजी देख रहे हैं क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अक्रॉस स्पेस अगर आप देखेंगे इस वजह से ज्यादा तेजी हो रही है। और हाँ दीप, एक और बात बता देता हूँ, ट्रेडर्स डायरी में रिकमेंड किया गया था कॉल ऑप्शन और उसमें 120% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। जबरदस्त एक्शन है ओएनजीसी। अगर एक महीने में किसी भी पॉइंट पर इस स्टॉक के बारे में चर्चा हुई है, आपको इसने पैसे बना कर ही दिए होंगे। एक महीने पहले करीब 120 बल्कि 120 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड किया करता था, वहां से देखिए आज 160 के लेवल पर है। और जैसा वरुण बता रहे हैं अभी तो और अपसाइड कैप्चर करना बाकी है, जिस तरह से तेल के दाम ऊपर जा रहे हैं और अनुमान लगाया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में कि और ऊपर जाएं। सेठी साहब, चार्टिकली तो हमने पूरी तरह से इसकी बात कर ली है, पर ओएनजीसी जो ये बड़ी तेजी आई है, क्या यहां से भी और एक्शन देखते हैं आप? आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल दीपांशु, जो मूव है ओएनजीसी का, इट हैज कॉट एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। इस तरह का मूव हमने पहले कभी नहीं देखा। और बाकी जिस तरह की तूफानी तेजी क्रूड ऑयल में चल रही है और जो हाल ही में ओपेक की बैठक में भी कुछ खास नतीजा नहीं निकला, तो उन सबको देखते हुए ये जो क्रूड की तेजी है ये आगे भी सस्टेनेबल लगती है। बिकॉज ये जितना इकोनॉमी एक्टिविटी चारों तरफ बढ़ रही है उसका एक असर देखा जा रहा है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने में। मुझे लगता है ओएनजीसी यहां से भी और अच्छा कर सकता है। हालांकि तेजी बहुत बड़ी हो गई है तो फ्रेश खरीदारी की करंट लेवल्स पे सलाह नहीं है, बट जिन्होंने होल्ड किया हुआ है या जिन्होंने निवेश किया हुआ है उनको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। यहां से भी अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में और देखे जा सकते हैं, और बड़े अपसाइड और दिनों में आपके देखे जा सकते हैं। तो अगर आपने लिया हुआ है तो होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है इस काउंटर पर। वरुण, आई थिंक ओएनजीसी पर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? और ये ऐड करना चाहता था दीप में कि ग्लोबली अगर आप देखेंगे ना तो जो हेज फंड्स है ना वो ऑयल में काफी बड़ी पोजीशन ले रहे हैं। उनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो ऑलमोस्ट 2 साल के सबसे निचले स्तर पे आ चुकी है। और ग्लोबल हेज फंड जो है उन्होंने एफएनओ में इसमें करीब 4.2 करोड़ बैरल के आसपास का क्रूड जो है वो खरीदा है। इस तरह के पॉजिटिव है वो क्रूड ऑयल को लेके। बेसिकली जो ये पावर क्राइसिस ग्लोबली चल रही है, अब एक्शन क्रूड में ज्यादा फोकस देखने मिल रहा है उसके चलते, तो हेज फंड्स काफी बुलिश हो रहे हैं इसमें। मतलब और अपसाइड है, और अपसाइड है। ओएनजीसी भी आपको और एक्शन में आते दिखेगा। ऑफ कोर्स हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि पेट्रोल पंप पर जब भरवाने जाते हैं पेट्रोल तो फिर बुरी हालत हो जाती है, बट डेफिनेटली लंबे समय बाद ओएनजीसी काउंटर्स के जैसे काउंटर पर आप इतना बड़ा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। पर एक्शन के तैयार हैं बाजार। चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल कैश का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक है मेरे पास। मार्केट्स के अंदर एक अच्छा मूव हमें इंडेक्स में देखने को मिला है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी एक एक करके आना स्टार्ट हो रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 1240 1241। स्टॉक का नाम है वोल्टास। वोल्टास के अंदर हाई वोल्टेज मूव अब ऊपर की तरफ देखने को मिलने वाला है। जल्दी स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 1275 रुपए से लेके 1300 रुपए तक के टारगेट जल्दी शॉर्ट टर्म में 2-3 दिनों के अंदर ही वोल्टास के अंदर देखने को मिलने चाहिए। स्टॉक एक अच्छा खासा तेजी दिखा के ऊपरी लेवल्स पे कंसोलिडेट किया और आज उस कंसोलिडेशन का एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रहा है जिसपे 5-6 दिनों के हाई के ऊपर स्टॉक अभी आ चुका है। तो 1275 से लेकर 1300 के टारगेट्स के लिए वोल्टास में खरीदारी करना है। इसके लिए कैश का ऑप्शन के अंदर ऑप्शन लेने का सलाह रहेगा। 1240 वाला कॉल 52 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदारी करें। 40 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 65 रुपए से लेके 75 रुपए तक के टारगेट वोल्टास के 1240 के कॉल के अंदर जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 1240 का कॉल। बिल्कुल, तो 1240 का कॉल खरीदना है वोल्टास का, जहां पर आपको मूव बनते हुए दिख रहा है। मूव थोड़ी देर पहले आया था KEI इंडस्ट्रीज में, थोड़ा अभी ऊपर से कूल ऑफ हुआ है, पर यहां पर भी एक एक्शन बन रहा है।
विश्वेश जी जरा KEI के चार्ट्स पर डालें नजर, कुछ तो मूव आया है, ऊपर से फिर से थोड़ा हल्का हुआ, क्या करना चाहिए सर इसमें? मेरे हिसाब से देखिए दीपांशु, ये काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। मैंने हमारे 10 की कमाई के स्टॉक में 330 पे रिकमेंड किया था, ऑलरेडी 1000 चल रहा है। मेरा टारगेट तो कब का अचीव हो चुका है। बाद में हमने वापस 750 पे रिकमेंड किया था और 1000 प्लस का टारगेट था। लेकिन इस स्टॉक में फंडामेंटली कुछ बड़ा है, जो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद आप ट्रेंड राइट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 950 के नीचे नहीं जाता है तब तक मेरे हिसाब से पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड कर रखना चाहिए। 1100-1150 वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, तो ये है आपके लिए KEI इंडस्ट्रीज, जिस पर आपको एक मूव आती हुई दिख रही है। विश्वेश जी ने ऑफकोर्स पोजिशनली ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, पर वहां से आप एक बार फिर से डालिए नजर, क्योंकि आज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट KEI में आपको बनते हुए दिखा है। नजर डालिए, ये सारे के सारे जो कंज्यूमर रिलेटेड इलेक्ट्रिकल स्टॉक्स हैं, वहां पर कुछ ना कुछ एक्शन अभी अभी बनते हुए दिख रहा है, तो यहां से और तेजी उसमें बनती हुई दिख सकती है। पर केमिकल स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, और एक और स्टॉक जहां पर मूव है सुदर्शन केमिकल्स। कुणाल जी, इसके चार्ट्स देखें, 700 के बेहद करीब, 5.5% ऊपर आज सुदर्शन केमिकल्स। क्या व्यू है सर इस काउंटर पर? देखिए ठीक ठाक कंसोलिडेशन हुआ है दीपांशु पिछले कुछ हफ्तों में, और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसको बिल्कुल इन स्तरों पर बाय करके चलना चाहिए। केवल एक मामूली सी हर्डल मुझे 700 रुपए के 705 रुपए के आसपास नजर आती है। ये पार हो जाए तो और पुष्टि हो जाएगी, तो बेहतर ये रहेगा कि 700-705 पार होने पर खरीदे। टारगेट होगा 740-750 रुपए का। 705 के ऊपर मेरी खरीदारी की राय है। 705 के ऊपर खरीदारी की राय है सुदर्शन केमिकल्स पर। बाय द वे, 10% का सर्किट पहले ही ONGC पर लग गया था, पर अब 10% से ज्यादा की तेजी आपको ONGC पर आते हुए दिख रही है। तो 162 का लेवल, बल्कि 163 के लेवल पर ONGC है। 10% का भी लेवल अब क्रॉस करते हुए दिख रहा है। देखते हैं अब यहां से अगली चाल कैसी रहेगी इस काउंटर की, बट ONGC रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये स्टॉक। एक और स्टॉक जहां पर मूव आ रही है, इंडस टावर्स, इस पर भी रखनी है नजर, क्योंकि लंबे समय बाद 300 का लेवल इंडस टावर्स ने आज क्रॉस किया है और होल्ड कर रहा है अपनी गेंस को भी। बंसल जी, जरा इंडस टावर्स के चार्ट्स देखें। वोडाफोन और एयरटेल की बात में इंडस टावर्स कभी कभी इग्नोर हो जाता है, बट बड़ी मूव इस पर भी आई है। देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इसको मैंने और कुणाल जी ने स्ट्रांगली रिकमेंड करा हुआ है, और जो भी एक चीज और ऐड करी थी कि वोडाफोन को प्ले करने के लिए बेस्ट प्रॉक्सी सेफ प्ले है। तो जो भी वोडाफोन में रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए इंडस टावर बेटर बेट है। तो इस तरह पर भी खरीदारी की राय है। और टेक्निकली दीपांशु देखें तो स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। एज ऑफ नाउ 300 एक अच्छा बेस है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 325 पहला टारगेट है। 325 के टारगेट के लिए इंडस टावर्स पर आपको रखनी है नजर रखनी है। आई से एक और वो है इंडियन होटल्स। आज सुबह से ही एक्टिव था, एक बड़ा ब्रेकआउट सुबह आया था, और फिर ब्रेकआउट आने के बाद अपने लेवल्स को इंडियन होटल्स ने रिस्पेक्ट किया है। सेठी साहब, 200 की तरफ तो जा ही रहा है इंडियन होटल्स, पर ये जो रैली आ चुकी है 120-130 के लेवल से अब ऑलमोस्ट 200 तक, क्या करना चाहिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को, और किसी ने अगर मिस कर दी है तो क्या राय देंगे आप इंडियन होटल्स पर सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, अभी भी बने रहने की सलाह है। इस स्टॉक को मैंने भी रिकमेंड किया हुआ है बहुत ही निचले लेवल्स पे। जब बीच में सेकेंड वेव के कारण लॉकडाउन होने लग गए थे, तो इस समय ये स्टॉक 100-110 के आसपास ट्रेड करता था। बट एक भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी विद 100 से ज्यादा आइकॉनिक प्रॉपर्टीज इनके पास है, और वो उस तरह की मार्केट कैप पे अवेलेबल थी, तो फंडामेंटल्स के लिहाज से उस समय बहुत अच्छा लग रहा था, और वहां से एक दमदार तेजी बनी है। बट यहाँ पे भी मुझे लगता है अभी भी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता स्टॉक है। और बाकी जिस तरह से अब हम ओपनिंग थीम पे प्ले कर रहे हैं, और सब स्कूल्स भी खुल गए हैं, और सब चीजें अब नॉर्मल होने जा रही है, वैक्सीनेशन का ड्राइव भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, मुझे लगता है ये होटल स्टॉक्स यहाँ से और अच्छा करना चाहिए। तो आई एम बुलिश ऑन इंडियन होटल्स इवन फ्रॉम दीज लेवल्स, और वुड मेंटेन अ होल्ड इन दिस एट दीज लेवल्स। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह है इंडियन होटल्स पर। नजर रखिए, स्टॉक मूवमेंट में आ रहा है। जो मॉर्निंग का हाई था उसको क्रॉस करके थोड़ी देर पहले आफ्टरनून में एक हाई बनाया था, और अब वापस उसी लेवल पर आ रहा है। तो देखते हैं कि क्या अब जो आज डेज हाई है 195 का, क्या है क्रॉस करने के लिए तैयार है कि नहीं इंडियन होटल्स, क्योंकि एग्जैक्टली उसी लेवल पर आके एक बार थोड़ा रुकते हुए दिख रहा है। सुबह एक और स्टॉक जिस पर एक्शन बनते हुए दिखा था कोरोमंडल, यहां पर अच्छी मूव आई थी, और जो सुबह की गेंस हैं वो कोरोमंडल ने होल्ड करी हैं। उसके बाद एक फ्रेश मूव नहीं आई, बट जो सुबह के लेवल से हाई के वही होल्ड करते हुए दिख रहा है। विश्वेश जी, कोरोमंडल पर दे रहा है अपनी, जो मॉर्निंग का ब्रेकआउट आया था सस्टेन करा है, अब यहां से अगली चाल क्या रहेगी इसकी?
मेरे हिसाब से दीपांशु काफी अच्छा स्ट्रक्चर है और अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे 5 से 7 दिन का व्यू रखो तो मुझे लगता है कि स्टॉक ने जिस हिसाब से कंसोलिडेशन किया है 850 780 की रेंज में, मुझे लग रहा है कि स्टॉक शायद ऊपर के लेवल को ब्रेक करेगा। लेकिन यहाँ पे समझना ये होगा कि आपको एंट्री करनी है जब स्टॉक 840 के ऊपर जाता है, थोड़ा सा दूर लग रहा है। अगर आप एंटिसिपेट करते हो अभी तो आपको 800 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा, लेकिन 840 जो मामूली एक हर्डल है उसके ऊपर फिर हम 900 तक के लेवल देखेंगे। लेकिन जिस तरह का कंसोलिडेशन है, आई एम ऑप्टिमिस्टिक और मुझे लगता है शायद अपर के लेवल आ सकते हैं। लेकिन एंट्री अगर करनी है फ्रेश तो मैं बोलूंगा ये आइडेंटिफाइड लेवल्स हैं, यहाँ पर शायद आप फ्रेश एंट्री ना लें, थोड़ी गिरावट का इंतजार करें, बट जो ट्रेंड है स्टॉक का वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल, बीएचईएल एक और स्टॉक जो 2-3 दिनों से अच्छी तेजी में रहा है। नितिन जी जरा बीएचईएल पर राय दें, क्योंकि आज सुबह भी एक्टिव दिख रहा था, लग रहा था एक बड़ा मूव आएगा, थोड़ा करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, गेन्स होल्ड कर रहा है बट ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है। फ्रेश एंट्री के लेवल्स कहां होंगे बीएचईएल पर सर? देखिए बीएचईएल में ऑलरेडी मूव मिल चुकी है और ये 56 से 66 की तरफ मूव कर गया, तो रिस्क वार्ड रेशियो बहुत अच्छा यहाँ पे एंट्री के लिए नहीं है। इस लेवल पे 3-4 स्टॉक्स हैं जो अच्छे एंट्री के हिसाब से हो सकते हैं, जैसे कि टीसीएस हो गया, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, एक्सिस बैंक हैं। ये 3 से 4 जो हेवीवेट स्टॉक्स हैं जिसमें इस लेवल पे सपोर्ट पे बाइंग हो रही है, तो मेरे ख्याल से ये चारों स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। इनमें सबसे अच्छा देखें तो बिफोर रिजल्ट्स टीसीएस है और नेक्स्ट जो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो राकेश जी ने हाईलाइट किया वो है। भेल में मुझे लग रहा है इस लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक मूव बन चुकी है। काफ़ी अच्छा रेसिस्टेंस 68-69 के आसपास आ रहा है। आज बीएचईएल पर खरीदारी का मौका नहीं है, थोड़ी रेजिस्टेंस लेवल्स के करीब आ गया है बट थोड़ा रोटेट करने का वक्त आ गया है जहां तक आईटी का सवाल है। नैल्को यहां पर हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। सुमित जी, कल तो ऑफकोर्स 10% की रैली आ गई थी, तो काफ़ी फेयर है कि आज थोड़ी मुनाफा वसूली हो गई है, बट ये जो मुनाफा वसूली है यहाँ से फ्रेश एंट्री नैल्को में किधर आएगी? कल जैसी रैली है, ऐसी रैली आने के बाद थोड़ा सा कूल ऑफ होना बहुत जरूरी है। 1-2 दिन स्टॉक कूल ऑफ होगा तो उसके बाद और अच्छे से चलेगा। नैल्को के अंदर बिल्कुल भी ना नहीं करना है, पोजीशंस होल्ड करके चलना है। जिन्होंने लोअर लेवल्स पे जब से हम रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं तब से लिया है तो बहुत अच्छा इंदा मनी होंगे। 100 का लेवल बहुत लंबे समय के बाद स्टॉक में निकला है। मेरे को ऐसा लग रहा है स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा तेजी का मूव अभी यहां से बनेगा। स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें, 100 के ऊपर ये मेंटेन करता है तो उसके बाद स्टॉक में 110 से 115 के इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट होंगे, तो पोजीशंस होल्ड करें। 2-3 दिन का कंसोलिडेशन अच्छा साइन है 110 से 115 के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, बट वैसे पोजिशनली देखें तो 110 और 115 की तरफ नैल्को जाते हुए दिख रहा है। एल्यूमिनियम प्राइजेस में आपने एक ऑलरेडी बड़ा उछाल आते हुए दिख रहा है और यहां से भी और बड़ा मोमेंटम इस पर आपको बनते हुए दिख सकता है। नैल्को रखें नजर, आज थोड़ा सुस्त ये काउंटर है, बट नजर रखनी है पूरे बैंक्स और फाइनेंशियल स्पेस पर भी, क्योंकि दमदार अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं लगभग पूरे पैक से, और स्पेशली कुछ दिग्गजों के अपडेट्स अच्छे रहे हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में भी अभी हम चर्चा कर रहे थे। आइए जो कुछ और रीसेंट अपडेट्स आए हैं वहां से क्या ट्रेंड निकल कर आ रहा है जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी बताएं। बिल्कुल, आप देखिए जितने भी बैंक्स हैं, स्पेशली निजी बैंक्स, यहाँ पे जो अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, लोन ग्रोथ काफ़ी दमदार आती हुई दिखी है। इसके साथ ही डबल डिजिट ग्रोथ हमने कई सारी बैंक्स में देखे हैं। सालाना आधार पर, तिमाही आधार पर भी अच्छे एडवांसेस में ग्रोथ हमें देखने मिली है। लो कॉस्ट डिपॉजिट्स इस तिमाही में बढ़ते हुए दिखे हैं, जिसका फायदा बैंक्स को मिलता हुआ दिखेगा। और साथ ही एनालिस्ट यही मान के चल रहे कि इस बार जो नेट इंटरेस्ट इनकम है बैंक्स की, उसमें बढ़त आपको देखने मिल सकती है। आप देखिए HDFC बैंक, यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है उसमें बढ़त होती हुई दिखी है। कुल डिपॉजिट्स 14% से ज़्यादा बढ़ते हुए दिखे हैं और तिमाही आधार पर 4.5% तक की बढ़त देखने मिली है। और इसके साथ ही अगर एडवांसेस की बात करें तो करीब 15.5% तक की बढ़त है। रिटेल लोन्स, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ जो हिस्सा है वहाँ पे अच्छी बढ़त देखने मिली है। रिटेल लोन्स में 13% तक की बढ़त इस बार देखने मिली है। इंडसइंड बैंक में भी आप देखिए सिमिलर लेवल्स हैं, इनके जो नेट एडवांसेस हैं 10% तक बढ़ते हुए दिखे हैं। क्वार्टर 5% तक की बढ़त इस बार आती हुई दिखी है। और साथ ही आप देखिए IDFC फर्स्ट, यहाँ पे भी हमने देखा कि इनके जो ओवरऑल ग्रॉस फंडेड एसेट्स हैं, यानी कि जो लोन ग्रोथ है वो करीब 9.5% तक बढ़ती हुई दिखी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे जो रिटेल का हिस्सा है वो करीब 70% है इनके लोन बुक का, और जो रिटेल लोन्स हैं उसमें 7% तक की बढ़त हमने इस तिमाही में देखी है। तो इसका फायदा बैंक को मिलता हुआ दिखेगा। और आखिर में NBFCs की भी बात करें, M&M फाइनेंस, यहाँ पे भी नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। इनकी कुल डिस्बर्समेंट्स 60% तक इस बार बढ़ते हुए दिखे हैं। साथ ही आप देखें इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 100% तक बढ़ती हुई दिखी है। और इनके जो NPAs है यहाँ पे आपको थोड़ा सा दबाव आता हुआ दिख सकता है, लेकिन इन ऑल अगर आप देखें तो इस बार जो नंबर्स आते हुए दिखे वो काफ़ी दमदार हैं।
बिल्कुल, तो काफी दमदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। और सेठी साहब, ऐसे ही एक्सपेक्ट करें जब नतीजों का समय आएगा तो दमदार परफॉर्मेंस रहेगी? क्या बाजार ऑलरेडी इसे प्राइस इन कर चुका है जहां तक इन बैंक्स और फाइनेंशियल्स का सवाल है, या फिर नंबर्स तक थोड़ी और रैली की स्पेस दिखती है सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, मेरा ये मानना है कि नंबर्स तक इन बैंकों में यहाँ से और अच्छी अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मैं तो करंट लेवल्स पे अच्छे क्वालिटी के जो बैंक्स है, खास करके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जैसे HDFC बैंक है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब पे खरीदारी करने की सलाह। और मुझे लगता है यहाँ से अच्छी अपसाइड इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स, इनके रिजल्ट्स आने के पहले तक बनेगी। तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए करंट लेवल्स पे। बिल्कुल, खरीदारी करके चलनी चाहिए। जहां तक बैंक्स का सवाल है, IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में अभी जो देवांशी बात कर रही थी, थोड़ा मूवमेंट उस पर आते हुए दिख रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर भी आपको थोड़ा हल्का मूवमेंट आते हुए दिख रहा है। फेडरल बैंक और एक्सिस बैंक भी आपको थोड़े मोमेंटम में दिखेंगे। नजर रखिए, बैंकिंग स्टॉक्स पर एक्शन बना हुआ है। SBI पर भी अभी थोड़ी देर पहले एक मूव आई थी, पर सस्टेन नहीं कर पाया SBI। 465 के करीब ही आपको थोड़ा इस समय कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, विश्वेश जी कोई राय इसके चार्ट पर? बैंक निफ्टी में देखें तो इंडसइंड के बाद यही थोड़ा आज एक्टिव दिख रहा है। सी समहाउ दीपांशु, इसका जो लास्ट मंथ करेक्शन आया था वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था। इवन दो स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है, तो मुझे लग रहा है समवेयर स्टॉक रिलेटिवली एक शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से ऊपर जा रहा है। 1200 के कॉल ऑप्शन में 3,70,000 का ओपन इंटरेस्ट, और अभी आप देखिए 1200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी अपसाइड हो सकती है टिल 1240, बट मेरा प्रिफर्ड पिक हमेशा से AU बैंक नहीं रहा है। इफ आई हैव टू बाय समथिंग इन द प्राइवेट सेक्टर करंट स्पेस, तो मैं शायद दूसरे कोई बैंक प्रेफर करूंगा, एक्सिस बैंक या फिर इंडसइंड बैंक एट करंट लेवल। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस में थोड़ा सा दूर रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो थोड़ा कंफर्ट नहीं है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नजर रखिए इस पर। एक और बैंक, बंधन बैंक, नितिन जी जरा इस पर राय दें। बंधन बैंक जब भी 300 के लेवल्स के करीब आता है, रेजिस्टेंस में रन कर जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट रहता है इसके लिए 300 क्रॉस करना। क्या इस बार भी ऐसी सिचुएशन है इसके लिए? नितिन जी, आपके लिए सवाल था सर बंधन बैंक पर। शायद आपका ऑडियो म्यूट है। जी सर, जी। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, और आप देख रहे हैं कि एक रेसिस्टेंस पे है, बट मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ ही मूव करना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज उतनी बड़ी मूव नहीं मिली है। और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2 दिनों में बैंक निफ्टी में मूव मिलेगी, जिसमें SBI, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब में पॉजिटिव मोमेंटम आना चाहिए। तो इस लेवल पे बंधन बैंक को होल्ड करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी कम से कम 4-5% की तेजी बननी चाहिए स्टॉक में। थोड़ी 4-5% की तेजी बंधन बैंक में भी बननी चाहिए। आ गया है समय बंधन बैंक के मूव का, बट आ रहा है फ्रेश मूव निफ्टी पर। अब थोड़ी और तेजी बन रही है और आ रही है फ्रेश मूव बैंक निफ्टी पर भी, क्योंकि अब 250 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी फ्रेश मूव इस समय दोनों इंडिसेस में आ रही है। आइए, इस मूव पर एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया है वागले साहब ने, बिगुल वागले का वंडर। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST रहेगा टाइटन में 219495 के करंट भाव से बाय करके चले। मुझे लगता है ये जैसे ही 2200 का लेवल निकालेगा, इसमें 30 से 35 रुपए की मूव आनी चाहिए। तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2175 का, आपका टारगेट होना चाहिए 2235 2240 का, और ये कॉल आज और कल के लिए। बिल्कुल, और टाइटन पर अभी एक मूव आई है और 2200 का लेवल भी क्रॉस किया, और वागले साहब आपको पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सुमित जी, बिगुल, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, कोइंसिडेंस है, सेम टाइम पे स्टॉक रडार पे आया है और सेम टाइम पे स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। जैसे ही 2200 का लेवल निकलेगा, 2225 से लेके 2240 तक का मूव 2-3 दिनों के अंदर ही टाइटन के अंदर देखने को मिल सकता है। 2200 के ऊपर 2225 से लेके 2240 का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट होगा। नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है 2160 से 2170 के आसपास का सपोर्ट है, तो 2170 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। 2225, 2240 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट होंगे टाइटन के।
बिल्कुल 2240 के फाइनल टारगेट्स वागले साहब और सुमित जी दोनों की तरफ से आपको आते हुए दिख रहे हैं। टाइटन पर अभी अभी एक बढ़िया स्पाइक आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर काउंटर आ रहा है, 2% ऊपर आपको टाइटन इस समय दिखेगा। तो थोड़ा रोटेशन और अब मोमेंटम टाइटन की तरफ आ रहा है। SBI लाइफ पर अभी थोड़ी देर पहले हम मूव भी देख रहे थे, खरीदारी की कॉल थी, शो की पहली कॉल वागले साहब की तरफ से। अब HDFC लाइफ पर भी डालिए नजर, क्योंकि वहां पर भी अभी अभी एक मूव आती हुई दिखी है। जरा इस पर भी राय ली जाए। विश्वेश जी, HDFC लाइफ सर। देखिए दीपांशु, ये पूरा सेक्टर जो है काफी अच्छा कर रहा है और जहां तक HDFC लाइफ की बात है, इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन देखा गया था 750 से अभी तक 700 लेवल आए थे मेरे हिसाब से 3 दिन से पहले। इन अ वेरी शॉर्टर टर्म मेरे हिसाब से जब तक स्टॉक नीचे में 720 के नीचे नहीं जाता तो दैट इज अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड फ्रॉम अ करंट प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है 750 के लेवल हम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहां पे 9.5 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऑन अ कॉल साइड। तो फ्रेश एंट्री अगर करते हो तो मुझे लगता है 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 750 वी कैन एक्सपेक्ट इन कमिंग 2 to 3 डेज। ओके, तो यह है आपके लिए HDFC लाइफ। नजर रखिए SBI लाइफ, HDFC लाइफ दोनों पर। ICICI प्रू सुबह एक्टिव था और ऑफ कोर्स आज ICICI लोम्बार्ड में बड़ी डील हुई है। करीब 3.5% की हिस्सेदारी एक्सा ने अपनी बेची है यहाँ पर। सेठी साहब, ICICI लोम्बार्ड आज जो एक्सा की एग्जिट हुई है और थोड़ा दबाव है, क्या करना चाहिए? क्या ये अच्छा एंट्री पॉइंट है या फिर यहाँ से थोड़ी और सुस्ती का करें इंतजार सर? नहीं दीपांशु, मीडियम से लंबे अवधि का अगर किसी का नजरिया तो एक बहुत ही अच्छा समय है इस स्टॉक को, आज ये ब्लॉक डील के कारण जो गिरावट है उसमें खरीदारी करने का। मैं सेक्टर पे बुलिश हूं और विद इन द स्पेस ICICI लोम्बार्ड इज ए प्रेफर्ड पिक। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए और 6 से 9 महीने का समय देंगे तो यहाँ से कम 20 से 25% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में इस स्टॉक में देखे जा सकते हैं। ओके, तो कम से कम 20% की अपसाइड आपको आते हुए दिख सकती है। नजर रखें जहां तक सवाल है ICICI लोम्बार्ड का। एक व्यू जरा SBI कार्ड्स पर भी सेठी साहब आपसे लेना चाहूंगा। अभी अभी एक मूव आई है, डेज हाई पर है, आज सुबह पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री की भी थी, 1200 के लेवल्स की बात हो रही थी और हॉलीडे सीजन है, शॉपिंग भी दमदार होने वाली है, क्रेडिट कार्ड का भी काफी इस्तेमाल होगा। SBI कार्ड्स पर क्या करें सर? इस पे भी बिल्कुल खरीदारी की या एटलीस्ट होल्ड करने की तो सलाह ही है। एक ह्यूजली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है भारत में और आने वाले सालों में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन सब कंपनियों के पास। मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी इस स्टॉक को बिल्कुल लंबे अवधि के निवेशक डेफिनेटली खरीद सकते हैं। बाकी जिनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। बाकी इट्स अ ग्रेट क्वालिटी कंपनी एंड कैन बी अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। बिल्कुल, तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का तो पार्ट होना ही चाहिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्री भी थी, आज 1200 के लेवल्स की बात हुई थी सुबह और स्टॉक भी मोमेंटम में आ रहा है। IT स्टॉक्स की बात कर रहे थे हम और एम्फेसिस पर भी एक मूव बनती हुई दिख रही है इस समय। कुणाल जी, एम्फेसिस की चार्ट जरा देखें, अभी 1.5% ऊपर है, पर अगर IT का मोमेंटम बढ़ता है सर तो एम्फेसिस की चाल कैसी दिखती है आपको? देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर देखें दीपांशु तो स्टॉक तो एक बहुत लंबे अप ट्रेंड में रहा है, उसके बाद एक शैलो करेक्शन आया और करेक्शन समाप्त होकर वापस ट्रेंड का रिजम्पशन आता हुआ दिख रहा है। इन स्तरों पर मैं कोई खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूं, लेकिन जिनके पास है सबसे पहला काम ये करें कि एक 3050 का स्टॉप लॉस रख लें और इस रिजम्पशन की पुष्टि हमें होगी जब ये 3300 के लेवल्स को पार करेगा। तो खरीदारी तो 19 स्तरों के ऊपर करनी है, लेकिन अगर आपके पास पहले की खरीद है तो एक 3050 का स्टॉप लॉस रख करके बिल्कुल बाय करें। और साथ ही दीपांशु, मेरे और राकेश जी के पास एक कल का पिक है, यानी कि पिक ऑफ द डे है, तो अगर बिगुल खाली हो तो प्लीज भिजवा दें। बिगुल सर आपके लिए हमेशा तैयार रहता है और एक दिन एडवांस में ही कॉल भी तैयार है राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से। तो आइए चलते हैं उनके पास पिक ऑफ द डे का। बिगुल बताएं सर। देखिए दीपांशु, कल के लिए खरीदना है विनाती ऑर्गेनिक्स। चार्ट अगर आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त चार्ट है। केमिकल स्टॉक्स की चर्चा हम आज पूरे दिन से कर ही रहे हैं और यहाँ डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने 2000 के लेवल को पार किया है, तो एक क्लियर ब्रेकआउट केस है। इन स्तरों पर बाय करके चलें। ओवर टू राकेश। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट है और स्टॉक खुले नीले आकाश में जाने को तैयार है। 1965 1965 का स्टॉप लॉस है। 2100 21 पहला टारगेट, 2135 दूसरा टारगेट और विनती ऑर्गेनिक्स है हमारा पिक ऑफ द डे।
तो विनती ऑर्गेनिक्स है पिक ऑफ द डे। इस स्पेस में सारी कंपनीज आपको बढ़िया मूव दिखा रही हैं। विनती ऑर्गेनिक्स भी जब भी ट्रेडर्स के रेडार पर आता है तो फिर आप अच्छी मूव ही देखते हैं इस काउंटर से भी, तो नजर रखिए इस पर भी। GHCL एक और काउंटर जहां पर अभी अभी थोड़ी मूव आई है, और विश्वेश जी आई थिंक आपके भी रेडार पर रहा है GHCL, अभी मूव आई है। बाकी काउंटर्स के हिसाब से देखें तो इतनी बड़ी मूव नहीं है, पर क्या एक और मूव के लिए तैयार हो रहा है GHCL, या फिर जो पिछले कुछ दिनों का ऑलरेडी एक्शन आ गया है वो कैप्चर हो गया है? थैंक यू दीपांशु। हमने इसको रिकमेंड किया था 24 सितंबर के फ्राइडे की क्लोजिंग शो में 410 415 के आसपास 480 का पहला टारगेट था। देखिए जिस हिसाब से केमिकल स्टॉक्स में मूवमेंट है, गुजरात हैवी केमिकल इज वेरी वेरी नाइस पॉइंट, बहुत ही बढ़िया कंपनी है और कंसिस्टेंटली अपने एक एवरेज को पकड़ के ऊपर जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक में अपवर्ड मोमेंटम रेडी रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रेश नहीं एंट्री करनी है क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो मुझे लगता है 520 के सेकंड टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हो। ओके, 520 के सेकंड टारगेट के लिए होल्ड आपको करना चाहिए इस समय। बढ़िया एक्शन इस पर आते हुए दिख रहा है आपको। जहां तक एक्शन का सवाल है, GHCL बड़ी मूव इस पर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो शायद इस समय आप फ्रेश एंट्री ना लें। पर कुछ वायदा कारोबार के स्टॉक्स जहां पर फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, अभी तक तो हमने देखा है कि बैन लिस्ट में कोई स्टॉक नहीं आया है, पर सीरीज के 3 ही दिन हुए हैं और जैसे जैसे सीरीज बढ़ती है हम देखते हैं लिस्ट भी बढ़ती दिख सकती है। तो क्या आने वाले दिनों में या कल के लिए कौन सा स्टॉक आ सकता है बैन लिस्ट में? आइए बैन से बेनिफिट जानते हैं आशीष चतुर्वेदी के साथ। 3 दिन तो ठीक से निकल गए, अब बताएं आशीष। दीपांशु एक ही स्टॉक है जो बैन में आ रहा है। सबसे पहले नाल्को, इसकी एंट्री होगी इस पूरी सीरीज में। पहला स्टॉक होगा 109% होगी है मार्केट वेट पोजीशन लिमिट। कल करीब 93.85 यानी करीब 94% के आसपास जो है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखने को मिली थी। आज 95% के आंकड़े को पार कर दिया और फिलहाल 109% है। तो नाल्को ये तो निश्चित हो गया कि स्टॉक बैन में आएगा। नाल्को और कोई भी स्टॉक नहीं है। अगला नंबर मैं बता सकता हूँ किसका होगा, लेकिन एंट्री आज इसकी नहीं होगी। आज तो नहीं होगी, बताएं। अगला नंबर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का, इसकी 93.5% है। ये तो स्टॉक जब भी चलता है बैन में आने के लिए चलता है। ये तो बना ही हुआ है बैन के लिए। सन टीवी अभी नहीं है पोजीशन? नहीं, सन टीवी का नंबर नहीं है। चलिए तो अच्छा है। जो बैन फेवरेट है सन टीवी सेल, वो तो अभी दूर है। एक और बैन फेवरेट इंडिया बुल्स, वो भी थोड़ा दूर है। बट नाल्को इस पर आप संभावना देख रहे हैं, बल्कि लग ही रहा है कि ये बैन में आ सकता है। और सुमित जी, इसी की बात भी हो रही थी, इसलिए शायद थोड़ा डल भी है आज नाल्को। अगर पोजीशन है और बैन में भी आ सकता है तो क्या करें इसमें सर? बिल्कुल, अब समझ में आया ना कि ये क्यों डल है आज। ये इसीलिए डल है क्योंकि कल इतना बड़ा मूव देखने को मिल गया और बैन में आने की पॉसिबिलिटी है। तो कोई घबराने वाला बात नहीं है, बैन में आने दीजिए। 2-4 दिन कंसोलिडेट करेगा, बैन खुलेगा और स्टॉक ऊपर चलेगा। मेरे को तो बहुत मजबूत लगता है। छोटा मोटा डिप आता है 2-4% का, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाला बात नहीं। 100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक अच्छा है। 110 से 115 तक का मूव जल्दी नाल्को में देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो 110 से 115 के मूव जल्दी ही आपको इसमें दिख जाएगा। कोई परेशानी नहीं है। बैन में आने वाला है तो भी परेशान ना हो, क्योंकि जो मूव आई है वो अभी थोड़े समय और चलने के लिए तैयार है नाल्को की। ये सुमित जी का भरोसा है काउंटर पर। इंडियन होटल्स थोड़ी देर पहले बात करी थी और तेजी के साथ अब 195 के लेवल्स को टच करते हुए दिख रहा है, तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है इंडियन होटल्स। नजर रखिएगा इस काउंटर पर, बड़ी तेजी के लिए तैयार है। ऑलरेडी अब 200 के करीब, ज्यादा दूर नहीं है 200 के लेवल से इंडियन होटल्स। यहां पर आप अच्छे एक्शन देख रहे हैं। JSW एनर्जी, इस पर भी लगातार एक्शन बना हुआ है। सेठी साहब, मुझे याद है 150 के लेवल से JSW एनर्जी पर चर्चा हो रही है। SIP स्टॉक में भी फोकस हुआ था। 250 के करीब काफी लंबे समय तक इसने कंसोलिडेट किया और जब 250 से ये बड़ी मूव आई है, अब ऑलमोस्ट 400 के करीब आ गया है JSW एनर्जी। ट्रेड के लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि 5% की सर्किट है सर, बट JSW एनर्जी ये जो ऑलरेडी एक बड़ी मूव आ गई है, क्या इन लेवल से भी एक्शन देखते हैं आप? देखिए दीपांशु, बहुत ही दमदार, बहुत ही मतलब एक सॉलिड तेजी इस स्टॉक में हमने देखी है पिछले 1 साल में। और हालांकि अब तो सब पावर स्टॉक्स में एक बहुत ही अच्छा तेजी चल रही है और ये भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। बट अभी फ्रेश खरीदारी की करंट लेवल्स पे सलाह नहीं रहेगी। जिन्होंने लिया हुआ है वो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज पूरा सेक्टर फोकस में है। और जिस तरह से पावर क्राइसिस दुनिया भर में है, पावर की शॉर्टेज चल रही है चारों तरफ, तो मुझे लगता है ये जो पावर स्टॉक्स अभी भी यहाँ से अच्छी अपसाइड दिखाएंगे, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह। ओके, तो ये है आपके लिए
JSW एनर्जी होल्ड करने की सलाह है। 5% का ही सर्किट हो गया तो अब ट्रेड थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, बट पोजिशनली अगर आप देखें तो ऑलरेडी अच्छी मूव दिखा चुका है और शायद यहां से और थोड़ी मूव आपको दिखाते हुए दिखे। GNFC, GSFC दोनों पर रखनी है नजर। GNFC पर एक फ्रेश स्पाइक इस समय आते हुए दिख रहा है और मूव के लिए तैयार हो रहा है। 504 का लेवल इसने अभी क्रॉस किया है, 12.5% की तेजी उस पर। GSFC जिस पर अभी हम बात कर रहे थे 9% ऊपर, ये काउंटर भी आपको दिखेगा। GNFC बंसल जी जरा इसके चार्ट्स पर राय दें, 500 के ऊपर कैसा लगता है आपको सर? स्टॉक को अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और टेक्निकली ये स्टॉक 540, 545 की तरफ जा रहा है, तो जिनके पास है क्लियरली यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। 485 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 540, 545 टारगेट्स है। ओके, 540, 545 के टारगेट्स हैं। GNFC इस पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इस पर मूव आ रही है और ये सरप्राइजिंग है क्योंकि आज बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स में आप थोड़ा दबाव देख रहे हैं, पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। वागले साहब जरा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस के चार्ट्स पर राय दें सर। 444 का लेवल इस समय। दीपांशु ब्रेकआउट है, मुझे लगता है ये मूव कंटिन्यू होनी चाहिए। 437 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है यहाँ पर, मे बी 440 के आसपास। 437 के नीचे जाना नहीं चाहिए। मेरा पहला टारगेट 460 का होगा, दूसरा टारगेट 480, 482 का होगा। ये पोजिशनल व्यू है। बिल्कुल पोजिशनल व्यू है, पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस इस पर आप रखें नजर रखें नोसिल पर, क्योंकि आज लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की रेस्ट में रहा है और 2.5% ऊपर, 3% ऊपर नोसिल आपको अभी भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सुबह मुदित जी और सिद्धार्थ जी दोनों ने बैक टू बैक कॉल्स दी थी यहाँ पर, और सेठी साहब मुझे याद है नोसिल आपकी लिस्ट में भी काफी रेगुलरली रहा है। क्या करेंगे सर नोसिल पर? करीब 305, 306 का लेवल। तेजी इस स्टॉक में भी हुई है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। बाकी एक सॉलिड कंपनी है और रबर केमिकल्स की लीडिंग कंपनी है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं केमिकल स्टॉक्स में जो तेजी चल रही है, मुझे लगता है अभी भी और अपसाइड रहेंगे। तो जिन्होंने लिया हुआ उनको तो बने रहना है, और बाकी फ्रेश खरीदारी गिरावट पे करने की सोचे। करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी, बट सॉलिड दमदार एक तेजी के माहौल में स्टॉक। ओके, तो ये है आपके लिए नोसिल पर राय। आज सुबह भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आया था। BSE के लिए खबर आ रही है, RBI से ट्रेड्स TREDS सिस्टम के लिए मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। अब क्या है ये ट्रेड्स कारोबार? ट्रेड्स रिसीवेबल्स करके जो इनका एक कारोबार है, ट्रेड्स रिसीवेबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये है ट्रेड्स, जिसके लिए BSE की एक सब्सिडरी को मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। और खबर के बाद BSE पर स्पाइक भी आपको आते हुए दिख रहा है। अनिल जी का पसंदीदा स्टॉक है, लगभग हर लेवल पर खरीदारी की राय दी है और एक तरफा मूव आई है BSE पर। और एक और बड़ी खबर, इनके सब्सिडरी को ट्रेड्स कारोबार के लिए मंजूरी भी मिलती हुई दिख रही है। बंसल जी, BSE थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है सर, बट खबर के बाद स्टॉक एक्शन में आ रहा है। कोई BTST व्यू इस पर? देखिए दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है BSE का, और एक ओवरवेट खरीदारी की राय है दीपांशु। 1218 1218 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और दीपांशु 1354 1218 स्टॉप लॉस है, 1354 टारगेट है। एक बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, मिस नहीं करना चाहिए। खरीद के चले BSE को। ओके, मिस नहीं करें, खरीद कर चलें। और जबरदस्त स्पाइक का आपको BSE पर आते हुए दिख रहा है इस खबर के बाद। ट्रेड्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये है एक चीज, MSMEs के पेमेंट पर ये मदद करता है। और इस खबर के बाद आप देख रहे हैं कि BSE के चार्ट पर एक स्पाइक भी बनते हुए दिख रहा है। सेठी साहब, आप भी जरा राय दें BSE पर सर। कमाल का स्टॉक है दीपांशु, अनिल जी का पसंदीदा स्टॉक है। और इस तरह की जो भी स्टॉक्स है, जो भी कंपनियां हैं, जैसे BSE, MCX, CDSL, IEX, सब में एक धुआंधार तेजी हुई है, और यहां से भी और बहुत अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में होने चाहिए। और जिस तरह से NSE का अनलिस्टेड मार्केट में जो भाव चल रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है NSE के IPO के दौरान ये सब स्टॉक्स में यहां से भी और तेजी होगी। और बाकी आज की खबर भी ये पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे भी होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को। बिल्कुल, तो करंट लेवल्स पर भी होल्ड करके चले। BSE खबर के बाद जबरदस्त स्पाइक आ रहा है, स्टॉक रुकने का नाम नहीं ले रहा है इस समय। 3.5% ऊपर इस खबर के बाद आपको स्टॉक में एक्शन बनते हुए दिखा है। RBI ने ट्रेड्स कारोबार के लिए मंजूरी दी है।
ट्रेड्स रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम MSMEs के डिस्काउंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नजर रखेंगे, एक और वर्टिकल ऐड होते हुए दिख रहा है जहां तक BSE का सवाल है और इसलिए आप स्टॉक पर भी बढ़िया एक्शन देख रहे हैं। चलिए क्लोजिंग की तरफ हम मूव कर रहे हैं और BSE पर तो एक अच्छा स्पाइक अभी अभी आपको आते हुए दिखा है। वर्धमान टेक्सटाइल्स पर रखिए नजर, इस पर भी थोड़ी खरीदारी हुई है। एस्ट्रल बड़ी मूव के बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया और अब मूव करते हुए दिख रहा है। KPR मिल्स एक और टेक्सटाइल काउंटर जो आपको फोकस में आते हुए दिख रहा है। तो ये सारे टेक्सटाइल से जुड़े स्टॉक्स यहां पर अच्छा एक्शन है, केमिकल से जुड़े स्टॉक्स यहां पर अच्छा एक्शन है, फर्टिलाइजर से जुड़े सेक्टर्स यहां पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। एक और काउंटर जहां पर मूव आई है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, यहां पर भी हमने देखा एजिस लॉजिस्टिक्स पर थोड़ी देर पर एक्शन हो रहा था और अब महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर है खरीदारी। सुमित जी, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के चार्ट के बारे में बताएं सर। 5.5% ऊपर इस समय ब्रेकआउट है दीपांशु, पिछले महीने भर के हायर लेवल्स पे स्टॉक आ चुका है। स्टॉक यहां से 800 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि नीचे में 750 के आसपास बनेगा, ऊपर में 800 रुपए से लेके 820 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक और काउंटर जहां पर आपको बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ चलते हैं और जिस तरह से कल ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन रहा, आज सुबह लग रहा था कि भारतीय बाजारों पर नेगेटिव चाल आ सकती है, पर अनिल जी ने आपको सुबह भी कहा गिरावट से घबराना नहीं है। अगर आपको गैप डाउन मिलता है, बाजार निचले स्तरों पर दिखता है तो खरीदारी का मौका मांगने इसे और वहां से आपको एक्शन बनते हुए दिखेगा। और देखिए जबरदस्त एक्शन बनाए, डेज हाई के करीब निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार, 17,800 के ऊपर 125 अंकों की तेजी और निफ्टी बैंक भी जबरदस्त रिबाउंड, यहां पर भी 37,750 के करीब आते हुए दिख रहा है। तो जो अपसाइड लेवल्स की बात अनिल जी ने आज सुबह करी थी, आपने देखा बाजार वही एक्शन दिखाते हुए दिखा। ONGC 11% का उछाल इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। 2 साल से ज्यादा की ऊंचाई पर ONGC आज है 11% ऊपर इस स्टॉक में। इंडसइंड बैंक बढ़िया अपडेट्स इसकी तरफ से भी आते हुए दिखे, 5% की तेजी इसने आपको दिखाई है। बाकी सारे बैंक से उतना सपोर्ट नहीं रहा, पर इंडसइंड बैंक काफी आगे था। कोल इंडिया 21 महीने की ऊंचाई पर 4% ऊपर। HPCL, IOC, BPCL इन तीनों OMCs में भी अच्छी खरीदारी आपने देखी। रिलायंस इंडस्ट्रीज से पूरा सपोर्ट 2600 के पार, ये काउंटर भी आपको जाते हुए दिखा। SBI लाइफ, HDFC लाइफ यहां पर खरीदारी टुवर्ड सेकंड हाफ, टाइटन में अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा। और सारे के सारे IT काउंटर्स यहां पर रखनी है नजर। TCS के नतीजे हैं फ्राइडे को, उससे पहले TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फोसिस, इन सभी काउंटर्स पर आपने बढ़िया एक्शन देखा और निफ्टी को इन्होंने सहारा दिया। HUL पर भी थोड़ी खरीदारी थी, करीब 0.5% ऊपर। मेटल्स थोड़ा मिला जुला रुझान रहा। हिंडाल्को में आपने 2% की गिरावट देखी, टाटा स्टील एकदम सपाट था। फार्मा में आपने थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है 2 दिनों के एक्शन के बाद, तो सिप्ला और सन फार्मा दोनों में थोड़ी सुस्ती। ITC से भी आज पार्टिसिपेशन नहीं दिखा, पर ब्रेथ काफी स्ट्रांग थी बाजार की। करीब 35 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए 15 स्टॉक्स में आपने गिरावट देखी और टॉप लूजर सिर्फ 2% नीचे था। वायदा कारोबार की बात करें तो ONGC के अलावा AB फैशन 6.5% ऊपर, टाटा पार बड़ी तेजी, पीरामल एंटरप्राइजेज हमारे एक्सपर्ट्स के टारगेट्स हिट होते हुए दिखे। आरती इंडस्ट्रीज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छी खरीदारी, इस पर भी। IRCTC नए लेवल्स 4200 का लेवल आज इसने टच किया। गुजरात गैस दाम बढ़ाए इन्होंने। दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन दोनों काउंटर्स पिछले 2-3 दिनों से अच्छी तेजी में है। इंडियन होटल्स भी 195 के लेवल्स पर जाते हुए दिखा आपको। भारतीय एयरटेल आज से राइट्स एंटाइटलमेंट शेयर्स भी ट्रेड होना शुरू हुए और साथ ही अच्छी खबर भी आती हुई दिख रही है, कंपनी 5G ट्रायल्स भी कर रही है, तो वहां पर एक्शन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, पेज इंडस्ट्रीज, टोरेंट पावर यहां पर आपने देखी है खरीदारी। दूसरी तरफ इंडिया सीमेंट्स थोड़ी मुनाफा वसूली आज। ओबरॉय रियल पर मुनाफा वसूली आपने देखी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज, DLF ये दोनों भी सुस्त थे। जुबलेंट फूडवर्क्स, इंडिया मार्ट, डेल्टा कॉप, बैंक ऑफ बड़ौदा, M&M फाइनेंस और NMDC यहां पर भी आपने हल्की सुस्ती देखी और नाल्को भी करीब 2-2.5% नीचे था। वायदा कारोबार की बैन लिस्ट में आने के लिए तैयार है ये काउंटर, तो यहां पर भी आपने हल्की हल्की सी गिरावट देखी। बट ऑल इन ऑल जबरदस्त एक्शन आज बाजार के लिए। 17,800 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार, आपको फाइनल फिगर थोड़ी देर में आते हुए दिखेगा। और 37,750 के करीब निफ्टी बैंक। नितिन जी, बढ़िया क्लोजिंग, 17,800 क्लोजिंग पर रिक्लेम कर लिया है, 37,750 निफ्टी बैंक ने भी रिक्लेम कर लिया है, तो कल भी इस एक्शन को बाजार आगे ही बढ़ाएगा सर? जी बिल्कुल, देखिए एक तो पॉजिटिव ये है कि 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि रिलायंस में ब्रेकआउट है और उसके साथ साथ इन्फोसिस और TCS इनमें काफ़ी पोजीशन बनी है जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो ये तीनों हैवी वेट हो गए।
और चौथा पॉजिटिव है कि एचडीएफसी बैंक में भी काफी, एचडीएफसी लिमिटेड में भी बाइंग हो रही है और बैंक निफ्टी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है। तो कुल मिला के ऐसा ही लग रहा है कि कल पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए और कल हम लोग 17,900 की तरफ मूव कर सकते हैं और हो सकता है इस एक्सपायरी में जो थर्सडे को है वो 18,000 की तरफ भी चले जाएं। तो व्यू पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी 38,000 के ऊपर जाने को बिल्कुल तैयार है। 38,200 38,300 के टारगेट बैंक निफ्टी में भी आ सकते हैं। ओके, तो 38,200 38,300 के करीब बैंक निफ्टी जाने को तैयार है। विश्वेश जी ने भी अभी 1:1 स्प्रेड बनवाया था बैंक निफ्टी में। 17,900 और ऑलमोस्ट 18,000 के दर्शन भी निफ्टी कर सकता है, तो नजर रखिए वहां पर भी बड़े मूव्स आते हुए दिखे हैं और बाजार में बड़ी रिकवरी भी आपको आती हुई दिख रही है। जो अनिल जी कह रहे थे, अभी तो ट्रेंड भी पॉजिटिव है, घबराना नहीं है। निचले स्तरों से खरीदारी का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने नहीं दीजिए और अगर आपने आज वो सलाह ली होगी तो बढ़िया एक्शन देखा होगा। ये तो रही बाजार की बात और बढ़िया एक्शन आज के ट्रेड में आते हुए दिखा। थोड़ी देर में आपके लिए फाइनल क्लोजिंग फिगर्स भी लाएंगे, पर आज शाम को भी जी बिजनेस पर दमदार प्रोग्रामिंग तैयार है आपके लिए। हमारा खास ऑटो शो जिग्निशन, इसमें हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे दौर में जहां बताएंगे आजादी से लेकर अब तक कैसा रहा टू व्हीलर्स का सफर। यादों के पहियों पर चलेंगे बुलेट, राजदूत और मोपेड के दौर में। स्कूटर से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक तक की पूरी कहानी बताएंगे जिग्निशन की जुबानी। देखें हमारे साथ हमारा खास शो यादों का कारवां टू व्हीलर स्पेशल आज शाम 4:26 पर सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सफर रहेगा जहां तक पूरे के पूरे टू व्हीलर्स की हिस्ट्री का सवाल है। इसके बाद अक्सर घर खरीदारों की शिकायत होती है कि बिल्डर ने उनसे जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। अधिकांश मामलों में हम देखते हैं होम बायर्स बिल्डरों की मनमानी पर चुप बैठे रहते हैं क्योंकि घर खरीदते वक्त वो अग्रीमेंट डॉक्यूमेंट पढ़ने की बजाय बिल्डरों की बातों में आकर कई तरह के कागजों पर दस्तखत कर देते हैं। दरअसल एग्रीमेंट पेपर में इतने ज्यादा तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल होता है जो हम देखते हैं कि एक आम आदमी की समझ से काफी दूर रहता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में एक यूनिफॉर्म बिल्डर होम बायर्स एग्रीमेंट बनाने पर जोर दिया है और केंद्र सरकार ने इसकी संभावनाओं पर जवाब भी मांगा है। आज आपकी खबर आपका फायदा में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि बिल्डर्स किन बातों को हथियार बनाकर घर खरीदारों के हितों की बजाय अपने हित साधते हैं और आखिर सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में क्या दखल देना पड़ा, क्यों दखल देना पड़ा। हमारे साथ होंगे वी राव जो कि रेरा एक्सपर्ट है, साथ ही आर रेड्डी साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है क्रेडाई नेशनल साउथ जोन के, और अश्विनी उपाध्याय जो कि याचिका करता है इस मामले में। देखना ना भूलें 4:56 की हमारी खास पेशकश एक देश एक एग्रीमेंट। स्पेशली अगर आप घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या जानना जरूरी है, ये आपके लिए खास शो हमारे एक्सपर्ट्स हमारी टीम लेकर आएगी। और आज मनी गुरु में हम जानेंगे बाजार की एक ऐसी स्थिति जहां पर निवेश का कौन सा तरीका आपको अपनाना चाहिए। जो इस समय बाजार है एसआईपी या फिर एसटीपी या फिर एक मुश्त निवेश करना चाहिए जो सही रहेगा। तो जिस तरह के बाजार हैं उस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इस पर हम खास फोकस करने वाले हैं। 6:26 पर पूरी बात होगी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मुनाफे की स्ट्रैटेजी, एक मुश्त निवेश या फिर एसआईपी, ये हम आपको बताएंगे 6:26 पर। और शाम की और बेहतरीन प्रोग्रामिंग में हम बताएंगे कि अगर आप एक्सीडेंट में घायल हुए किसी शख्स को अस्पताल पहुंचाते हैं तो सरकार आपको इनाम देगी और ये इनाम 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक रह सकता है। किसी की जान बचाने के लिए सरकार कैसे आपको इनाम देगी, इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, बताएंगे। हमारी बात बचाओ जान पाओ इनाम, और इसके साथ ही मामला क्या है इसमें जानेंगे। कल रात व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम में करीब 6 घंटों तक जो बंदी हुई है, व्हाट्सएप डाउन होने से ना सिर्फ फेसबुक को अरबों का नुकसान हुआ है बल्कि आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आज मामला क्या है इसमें समझेंगे व्हाट्सएप डाउन होने की असली वजह, व्हाट्सएप डाउन का बैकग्राउंड। तो यह हमारी खास पेशकश, शाम को देखना ना भूलें। काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं जहां पर आप फोकस कर सकते हैं। बाजार की बात तो होती है बट बाजार के अलावा निवेश की बात आपके एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, आपके हित के कुछ इश्यूज जहां पर आपको फायदा मिल सकता है। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स मैं आपको दे देता हूं। बढ़िया एक्शन 17,800 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग होती हुई दिख रही है 17,822 के लेवल पर, और निफ्टी बैंक 37,741 के लेवल पर
बढ़िया एक्शन आपको बना है, करीब 450 पॉइंट्स ऊपर। सेंसेक्स भी 59,744, 745 के लेवल्स पर क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सेठी साहब एज ऑलवेज बेहतरीन पिक्स देने के लिए। नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। विश्वेश जी, वागले साहब, राकेश जी, कुणाल जी एंड ऑफ कोर्स सुमित जी भी। कल मिडवीक एक्शन को बढ़ाएंगे आगे, एमपीसी की बैठक भी शुरू होने वाली है तो बैंक्स पर फिर से फोकस होगा, आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है और अनिल जी से भी जानेंगे बाजार के लिए दमदार स्ट्रैटेजी।